transport and communication are integral parts of the geography curriculum. For Class 9 students in Maharashtra State Board, the topic covers various modes of transportation, including roadways, railways, waterways, and airways. It also delves into the importance of communication networks such as postal services, telecommunication, and the internet in connecting people and places. Ignited Minds Tutorials, an educational platform, provides comprehensive coverage of transport and communication for Class 9 students. Their study materials and tutorials assist students in understanding the significance of transportation and communication in facilitating the movement of goods, services, and people. Additionally, the tutorials highlight the role of communication in disseminating information and fostering social and economic development. The curriculum also explores the impact of transportation and communication on the environment, infrastructure, and economy. Students are encouraged to critically analyze the challenges and opportunities associated with these systems and to propose sustainable solutions for improving them by incorporating real-life examples and case studies. Ignited Minds Tutorials aims to make the topic of transport and communication relevant and practical for students. Through this, they hope to inspire a new generation of individuals who are knowledgeable and conscientious about the interplay between geography, transportation, and communication. ओके पीपल वी विल कंटिन्यू विथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. ज्योग्राफी में इस चैप्टर को स्टडी करने का मकसद क्या है? हमने देखो डेवलपमेंट की बातें की हैं ज्योग्राफी में और अर्बनाइजेशन की बातें की हैं. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्बनाइजेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर्म्स द कोर ऑफ एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन एनी प्लेस. जितना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मजबूत होगा, ऑटोमेटिकली उस जगह की डेवलपमेंट होगी, होना ही होना है. ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. आज से 15 साल पहले कामोठे, आप तो पैदा भी नहीं होंगे तभी. ठीक है, तो कामोठे में मतलब ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं, ऐसे रास्ते नहीं थे भाई साहब. ठीक है, बिल्डिंग्स तो दूर की बात है, मतलब 4 माले की बिल्डिंग ही ज़्यादा करके दिखती थी और मतलब इक्का दुक्का बिल्डिंग ही थे, गाँव वाले लोग थे. और ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, ये जो पक्के रास्ते हैं, ये पक्के रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते थे. ठीक है, मतलब मड के बने हुए रास्ते थे. कहीं पे रास्ता अपने से किसी ने निकाल लिया, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं था. ठीक है, सो ऑब्वियसली भाई साहब गाड़ी जो मेन रास्ता दिख रहा वो बना था, वो भी मतलब पूरा नहीं बना था, वो भी भाई साहब नीलकंठ तक ही बना था पहले तो. ठीक है, फिर धीरे धीरे वो विस्तार होता गया और सीधा स्टेशन तक पहुंचा. स्टेशन भी ऑपरेशनल नहीं था. ठीक है, ये जो 2 स्टेशन आपको दिख रहे हैं, मानसरोवर और आपका खांडेश्वर, ये भी पहले नहीं था. तो आप देखो स्टेशन आए और जब स्टेशन आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो स्टेशन के सामने जो प्लॉट है, पहले अभी तो काफ़ी सारा मतलब उधर काम चल रहा है, लेकिन स्टेशन के सामने जो प्लॉट था उधर लोग गाड़ियाँ पार्किंग करते थे. मैं आपको बता रहा हूँ 4 या 5 गाड़ियाँ लगी होती थी. और आज देखो भाई साहब, ठीक है, गाड़ियाँ इतनी हैं कि भाई साहब रोड तक आ गई हैं. ठीक है, 2 पार्किंग एरिया भर गया है, लोग भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गाड़ी लगाने के लिए. तो ऑटो चालू हो गया भाई साहब, जैसे ही आपका ये 2 स्टेशन आ गए, ऑटो धड़ाधड़ चालू हो गया, बस चालू हो गया, लोगों के लिए भाई साहब पार्किंग स्पेस बनाना पड़ रहा है वहाँ पे. ठीक है, सो लुक एट द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैपेंस विथ जस्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, आप सोचिए इतना एक्सेसिबल हो गया. यहाँ से कलमबोली जाना, कलमबोली में कोई स्टेशन नहीं है तो लोग कलमबोली से यहाँ पे आते हैं. मतलब कामोठे का क्राउड तो है ही है स्टेशन आने के लिए, प्लस कलमबोली से भी क्राउड यहाँ पे आता है. तो आप सोचिए कितनी ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इन दोनों स्टेशन पे. ठीक है, प्लस आपका ऑटो है, प्लस आपका बस है, तमाम चीज़ें हैं. तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, आबादी अपने आप बढ़ेगी. ठीक है, क्योंकि लोगों तक सुख सुविधाएं आराम से पहुंचेंगी. देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपका लाइफ तो ईजी बनाता ही है, प्लस मतलब आप कहीं भी आने जाने में सुविधा तो होती है, प्लस दूसरी बात यह है कि आप तक जो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं वो भी सुविधाजनक पूर्ण से पहुँचाई जाती हैं. मतलब सब्जी हो गया, ग्रोसरीज हो गए, मिल्क हो गया, ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो आप तक मतलब आराम से पहुंचती हैं. ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न यू नेवर एक्सपीरियंस अ शॉर्टफॉल. ठीक है,
सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी इकोनॉमी का भाई साहब ये बैकबोन है, मेरुदंड है भाई साहब, ठीक है। अगर ये ठीक से डेवलप होगा तो ही इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी। आप चाहे जितना भी बिजनेस फ्री इन्वायरमेंट कीजिए, आप चाहे जितना भी बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो रहा है तो उस जगह का विस्तारित रूप से परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी ऑड केसेस दैट इट विल एक्सपैंड। Okay, so we are going to highlight on what is basically transport and communication, ठीक है, and what role it plays majorly in the development of any place, ठीक है। Transport can be done by roadways, railways, waterways, airways and pipelines। तो roadways से भाई साहब ट्रांसपोर्ट होता है, we all know, ठीक है। आप देखो भाई साहब कुछ सालों पहले ही ये जो उधर का हाईवे है उसको विस्तार किया गया, उसको बढ़ाया गया, क्योंकि जैम्स हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, जितने लेन्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर डे बाय डे, ठीक है। सो द लेन्स हैव बीन इंक्रीज सो दैट वी कैन अकोमोडेट मोर व्हीकल्स, ठीक है। रेलवेज वी ऑल नो, ठीक है। एक दिन के लिए अगर मुंबई में भाई साहब आपका जो रेलवेज है वो बंद हो जाए, लोग अफला तफली मच जाएगी भाई साहब, बहुत ज़्यादा अफला तफली मच जाएगी, ठीक है। सो मतलब इट्स सच अ, इसको हम बोल सकते हैं वैसे बैकबोन है। आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि रोज डेली पैसेंजरी में कितने लोग रेलवेज को यूज़ करते हैं। खचाखच भरा रहता है भाई साहब। सुबह के 7 बजे से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे तक आप ट्रेन में भाई साहब एंटर नहीं हो पाएंगे। क्या आप पनवेल से चढ़ने की कोशिश करें, क्या आप खांडेश्वर से, और क्या ही मानसरोवर से, भूल जाए भाई साहब आप वाशी से चढ़ भी पाएंगे, ठीक है। देयर इज सो मच ऑफ क्राउड आउट देयर, ठीक है। तो इसको बहुत एक्सटेंसिवली डेवलप और देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रेन भाई साहब आपका आ रहा है, एक आया तो एक आधे घंटे बाद आ रहा है, एक भाई साहब 1 घंटे बाद, हर 3 या 4 मिनट में आपको एक ट्रेन मिल रही है और लदी हुई जाती है भाई साहब, ठीक है, इतना ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि भाई साहब सब लोग ट्रेन पे ही जा रहे हैं, रोडवेज में कोई नहीं जा रहा, रोडवेज में भी वहीं पे भी कचाकच भरा हुआ है, ठीक है। सो आप देखोगे रोडवेज, रेलवेज ये बहुत एक्सटेंसिवली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूज होता है, ठीक है। अभी तो पता नहीं और भी कितने तरीके के आपके रेलवेज आ गया, मोनो रेल आ गया है भाई साहब, मेट्रो रेल आ गया है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव कम अप, स्टिल इट्स ऑलवेज क्राउडेड, ठीक है, स्टिल इट्स ऑलवेज क्राउडेड। वाटरवेज एक इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे वाटर को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। हैवी जो आपके गुड्स होते हैं वो बाई शिप जाते हैं। गांव खेड़े में हम ज़्यादा करके वाटरवेज को यूज़ करते हैं, स्टीमर वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें लोग तो वी ट्रांसपोर्ट बेसिकली व्हीकल्स, वी ट्रांसपोर्ट एनिमल्स एज वेल, गाय भैंस भी लेकर जाते हैं भाई साहब, एंड वी ट्रांसपोर्ट हैवी चीज़, जो हैवी गुड्स होते हैं वो शिप से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ज़्यादा करके, ठीक है। वाटरवेज हो गए। एयरवेज एक सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और कार्गो और पैसेंजर दोनों में भी, ठीक है, दोनों को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा करके हम पेरिशेबल गुड्स को, जो गुड्स बर्बाद हो जाएंगी या जिन गुड्स के पास टिके रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको हम एयरवेज से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है, उनको हम एयरवेज से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो एक टाइम था भाई साहब एयरवेज बहुत इनएक्सेसिबल था, ज़्यादा करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही अवेलेबल थी, लेकिन आज की तारीख में भाई साहब डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। प्राइवेटाइजेशन के चलते काफ़ी सारे आपके एयरलाइंस जो है तो आ गए हैं। देयर मेनी एयरलाइंस विच हैव कम अप, ठीक है। पाइपलाइंस भाई साहब क्या ट्रांसपोर्ट कर, पाइप से कभी गए हो क्या? तो वाटर जो आपके घर में पानी पहुंचता है, ठीक है, वो आपके मतलब एक बहुत दूर से आ रहा है, किसी लेक से प्योरीफाई होता हुआ आप तक पहुंच रहा है। पेट्रोल पाइपलाइन से पहुंचा, अभी गैस आ जाएगा भाई साहब, आपने देखा ही तमाम जगहों पे गैस का काम हो गया, किसी किसी बिल्डिंग में भाई साहब गैस पाइपलाइन एक्टिव भी हो गया है, ठीक है। सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपका गैस जो आता है, पेट्रोलियम, एंड ऑफ कोर्स आपका वाटर। सो दीज आर थिंग्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइंस, ठीक है, इनको हम भाई साहब पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिजियोग्राफी मतलब भाई साहब लैंडस्केप क्या है, ऊबड़ खाबड़ भाई साहब माउंटेनस एरियाज हैं, वहाँ पे रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस ये बहुत मुश्किलात होंगी। आप भाई साहब अगर बोलेंगे हिमालयस में मुझे रोड बनाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो फिजियोग्राफी मीन्स लैंडस्केप क्या है। प्लेन एरियाज में जो एकदम समतल लैंड होते हैं, वहाँ पे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन माउंटेनियस एरियाज, रिवर वाले एरियाज, या भाई साहब घाटी वाले एरियाज, ऐसे टाइप के एरियाज में
ट्रांसपोर्ट लाना बहुत मुश्किल है। क्लाइमेट क्या ही है भाई साहब आपका, बहुत ज़्यादा रेन इम्पैक्टेड एरियाज़ में हम ट्रांसपोर्ट को उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं, हर बार बाढ़ आएगी भाई साहब, रेलवे लाइंस बह जाएंगी भाई साहब, आपके जो रोडवेज़ हैं वो उखड़ जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्लाइमेट बहुत सीवियर होता है अगर, तो भी ट्रांसपोर्ट एक चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरी सीवियर क्लाइमेट्स में ट्रांसपोर्ट विल बिकम अ चैलेंज। ओके, रूट्स एंड मीन्स, किस तरह से हम रूट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से मीन्स हम निकाल सकते हैं, व्हाट आर द रूट्स एंड मीन्स दैट वी कैन डेवलप, ठीक है। ओके, जैसे समझो अगर आप कोई भी शिवाजी के फोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो शिवाजी के कोई भी फोर्ट में आप देखेंगे उन्होंने जिस टाइम पे ये फोर्ट्स बनाए थे, लोग बहुत मेहनत कश लोग थे, मतलब वो उनके लिए पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए भाई साहब 10 स्टेप चढ़ना भी बहुत मुश्किल आते हैं, है ना। आज की तारीख में हम इस तरह के लाइफ को एक्सपोज हैं कि वी आर वेरी, मतलब आलसी टाइप के लोग हो गए हैं हम, तो हमारे लिए मेहनत एक बहुत दूर दराज का मामला है, ठीक है। सो उस टाइम पे भाई साहब घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए लोग ऊपर चढ़ जाते थे या ऐसे ही ऊपर चढ़ जाते थे। आज की तारीख में भाई साहब शिवाजी के फोर्ट में जाना है तो या तो भाई साहब चढ़ के ट्रैकिंग करके चलो, और ट्रैकिंग करने के लिए इतने पतले रास्ते हैं कि वहाँ पे आप एक्चुअली में रोड्स नहीं बना सकते एक, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जो लोग चाहते हैं कि ऊपर चढ़कर देखें कि क्या कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उनके लिए रोप वेज हैं, ठीक है। आई गेस एवरीबडी हैज सीन रोप वेज, ठीक है। हाँ, तो ये रोप वेज जो होते हैं भाई साहब, ये एक एयरलिफ्ट की तरह होते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरे जगह तक आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली रोप वेज। तो रूट्स एंड मीन्स, आप अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या दूसरा कोई तरीका है, ठीक है। जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाएं, ये सब हिंदू पिलग्रिमेज एरियाज हैं, लेकिन ये इतने ऊपर हैं कि कभी कभी आपका एज इसके साथ कोप अप नहीं कर सकता है, या कभी कभी आप उतना ऊपर तक नहीं चढ़ सकते, आपकी शारीरिक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, किसी भी कारण हो, ठीक है। सो व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू वी हैव, हेलीकॉप्टर्स हैं भाई साहब जो आपको सीधा वहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर देयर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनका रूट्स, मतलब इन जगहों पे जाने के लिए, ठीक है, हम हो सकता है रोड्स या रेलवेज ना बना पाए, लेकिन क्या दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है, क्या हम रोपवेज बना सकते हैं, क्या हम भाई साहब हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट वी जनरली कंसिडर, ठीक है। मार्केट भाई साहब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मार्केट पे भी हम भाई साहब लदालद सारी चीज़ों को भर कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ही नहीं बनी है, क्या ही बेचोगे, ठीक है। तो मार्केट तक पहुंचना जरूरी है चीज़ों का, मार्केट बना ही नहीं है तो क्या पहुंचाएंगे और क्या ही बेचेंगे, ठीक है। सो मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है भाई साहब आपका, ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा इसका, और टाइम, प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स which you are basically trying to transport, ठीक है। तो these are factors to be considered. Considering these factors, time and money saved during the journey or transport, तो आप कितना ही पैसा बचा लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपका एक खर्चा है। आपने 2 रुपए की चीज को एक ऐसे जगह पे पहुंचाना है जहां पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर हम पकड़ लें तो वो 10 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोच में पड़ जाओगे भाई साहब कितना माल मैं यहाँ से वहाँ तक लेकर जा सकूँ। तो टाइम, एक तो टाइम, कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा है भाई साहब कितना पैसा लग रहा है। ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट में, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चीज़ को समझो कि मेरे पास समझ लो आयरन एंड स्टील बहुत भारी भरकम चीज़ें होती हैं, इनको हम अर्थ से निकालते हैं, इनकी रिफाइनिंग करते हैं, फिर इनसे आयरन और स्टील बनाते हैं जो तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगती हैं, ठीक है। अभी समझ लो कोई जगह है जहाँ से हम आयरन और को निकाल सकते हैं, और मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है बहुत दूर, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ओर है इसको ट्रक में भरो और फिर लेकर आओ। कितना ओर मैं ऐसे लेकर आ सकता हूँ भाई साहब, मेरे लिए क्या कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि भाई साहब इस फैक्ट्री को उठा के यहीं भी डाल दो, भाई साहब ये ज़्यादा अच्छा होगा। इतना अगर मुझे बहुत मैसिव स्केल में आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करना है तो भाई साहब अगर मैं बहुत दूर करता हूँ इसको तो मेरे लिए खर्चा बहुत बढ़ जाएगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। It's advisable that I set up a factory, get some permissions and set up a factory right next to it so that I can extract the iron ore and manufacture good quantity of iron ore. वहाँ मेरे पैसे भी बचेंगे, मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बचेगा, और अगर मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट पे जो प्राइसिंग होगी वो भी कम होगी ताकि दूसरे लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जैसे कॉटन भाई साहब, अगर समझ लो यहाँ पे कॉटन मैन्युफैक्चर हो रहा है और मैंने कोई फैक्ट्री दूर दराज इलाके में लगाई है,
एक ट्रक में जितना कॉटन आ जाएगा, कम से कम मैं भाई साहब उसमें से 1 साल तक मतलब गारमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ। तो अगर मुझे कॉटन टेक्सटाइल मिल लगाना है तो मैं कॉटन फार्म से बहुत दूर लगा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। रुई तो है, अभी कितना रुई, अगर आप उतना ज़्यादा रुई एक ट्रक भर के लाएंगे, 1 साल तक आप भाई साहब कपड़े बना सकते हैं उससे। कितना कपड़े बना लोगे? तो इन दैट केस इट मेक्स सेंस टू सेट अप अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री फार अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल साइड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब, कितना पैसा आप बचा लेते हैं और कितना टाइम आप बचा लेते हैं जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्ट में कुछ गुड्स होते हैं भाई साहब जिसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अभी समझ लो मछली है, ठीक है, फिश। अगर आपको भाई साहब फिश आपने एक कोस्टल एरिया से अगर आपको बहुत दूर दराज इलाकों में भेजना है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, जब तक वो पहुंचेगा सड़ जाएगा, इसलिए उसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, ट्रैवलिंग बिकम्स कंफर्टेबल। ट्रैवलिंग भाई साहब आपका कंफर्टेबल हो। ट्रांसपोर्ट डन विदाउट डैमेज टू गुड्स। तो ट्रांसपोर्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि गुड्स का डैमेज ना हो। अगर ऊबड़ खाबड़ रस्तों से आपकी गाड़ियां जा रही हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे माइट गेट डैमेज्ड। गुड्स का डैमेज होना एक तो ये हो जाता है, कोई सॉफ्ट चीज़ें हैं तो भाई साहब जैसे कांच वगैरह हो गया तो टूट सकता है, भाई साहब एनिमल्स वगैरह हो गए तो वो खराब हो सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट माइट हैपन। ठीक है, प्राइस ऑफ दैट गुड कैन बी केप्ट लो इफ द ट्रांसपोर्ट इज अफोर्डेबल। अगर भाई साहब आपका ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा है, तो हम प्राइस ऑफ गुड्स को लो रख सकते हैं। अगर मैंने भाई साहब एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन साइट से बहुत दूर है, तो इस दूरी में ही मेरा इतना प्राइस बढ़ जाएगा कि मैं बहुत हाई प्राइस में उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को सेल करूंगा। ठीक है, सो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। ओके, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्राइट शुड बी डन रैपिडली एंड सेफली। तो मतलब जल्दी से जल्दी होना चाहिए और सेफली भी होना चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इट शुड बी डन इन नो टाइम, मिनिमम टाइम। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम टाइम होना चाहिए और सेफ्टी। ये 3 इश्यूज को आपको ट्रांसपोर्ट में ध्यान देना है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ गुड्स, इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन नो टाइम एंड इट शुड बी बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको भाई साहब बहुत जरूरी हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट में भाई साहब आपकी 3 चीजें जो बहुत जरूरी और अहम होती हैं, वो हो गया भाई साहब आपका सेफ्टी ऑफ गुड्स। ठीक है, सेफ्टी ऑफ गुड्स। दूसरा है भाई साहब आपका अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो भाई साहब। और तीसरा भाई साहब क्या हो जाए, सेफ्टी ऑफ गुड्स इज वन फैक्टर, अफोर्डेबिलिटी इज वन फैक्टर एंड मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो। और दूसरा क्या भाई साहब, व्हाट इज अदर थिंग? हाँ, हो तो गया अफोर्डेबल, सेफ्टी ऑफ गुड्स एंड टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम। अभी जैसे देखो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने सुना रहेगा कि भाई साहब सोमालिया में, ठीक है, सोमालिया एक ऐसी कंट्री है भाई साहब जहाँ पे इंसान कम, आतंकवादी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ पे मार्केट्स में भाजी उजी बिकता है, वहाँ पे भाई साहब मार्केट्स में से ठेला लगाकर बम कारतूस बेचते हैं लोग। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही कंट्री है, जिसके पास पावर वही राजा, ऐसा कंट्री है। और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है। ठीक है, देयर आर मेनी मूवीज इफ यू सी। तो यहाँ पे ऐसा ही मतलब इट्स लाइक अ वॉर टॉन एरिया। ठीक है, हमेशा वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ग्रुप्स होते हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो सोमालिया जो कंट्री है उसके आजू बाजू जो सी है, उसमें से जैसे ही कोई शिप जाता है, ये सोमालियन पायरेट्स उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक में या भाई साहब आप यूट्यूब में भी ऐसे वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है कि कैसे कैप्चरिंग होती है। ये शिप जा रहा है भाई साहब, ये 2-3 बोट्स लेकर आएंगे और भाई साहब शिप को घेर लेंगे और शिप में चढ़ जाएंगे, बंदूक लेकर शिप को कैप्चर कर लिया। अभी इस पूरे शिप को ये राउट कर देंगे अपने पोर्ट पे, उस शिप से माल उतरवाने की कोशिश करेंगे, या जहाँ से भी ये शिप आ रहा हो इन लोगों को छोड़ने के लिए वो कोई बड़ी कीमत मांगेंगे। दैट इज हाउ दे डू इट। ठीक है, तो ये सोमालियन पायरेट्स होते हैं जो करते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुड्स का सेफ्टी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, द सेफ्टी ऑफ गुड्स बिकम्स अ बिग चैलेंज। ऐसे कितनी ही बार ऐसे शिप्स हाईजैक हुए हैं, इंडियन शिप्स भी बहुत बार हाईजैक हुए हैं। इंडियन शिप्स हैव आल्सो बीन हाईजैक मेनी टाइम्स। अफोर्डेबिलिटी भाई साहब क्या होती है? अफोर्डेबिलिटी मतलब होती है, तो ये आपका सेफ्टी ऑफ गुड्स है। ठीक है, अगर आप भाई साहब कोई बहुत ऐसा सामान लेकर जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स लेकर जा रहे हैं, तो
तो कंप्यूटर्स लेकर जा रहे हैं और इसको आपने ट्रक में डाल दिया है, लेकिन ट्रक जिस एरिया से जा रही है वो ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है, तो क्या ये कंप्यूटर डैमेज हो सकते हैं? ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच माइट गेट डैमेज। ठीक है, सो ये एक और है सेफ्टी ऑफ गुड्स के लिए। अफोर्डेबल होना चाहिए भाई साहब, इतना ज़्यादा भी ट्रांसपोर्ट का प्राइस नहीं आना चाहिए कि वो आपके बजट के बाहर हो जाए, और आप अगर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे भी तो आप क्या करेंगे भाई साहब, उस पैसे को आप अपने फाइनल प्राइस में जोड़ देंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे मिनिमम टाइम होना चाहिए। ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब बिजनेस ऐसा हो चुका है, आप देखो अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे एक फैसिलिटी होती है भाई साहब, एक दिन में डिलीवरी चाहिए क्या, ठीक है, नेक्स्ट डे डिलीवरी, कुछ तो प्राइम सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है जिसमें आप नेक्स्ट दिन डिलीवरी ले सकते हो, तो बहुत सारे लोग उसको करते हैं, हाँ भाई ताबड़तोड़ में डिलीवरी चाहिए। ठीक है, सो ऐसा, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पास आए किसी और के पास जाए तो वैसा भी है, ऐसे सिस्टम्स भी हो। तो लॉजिस्टिक्स भाई साहब आज की तारीख में इतना इंप्रूव हो चुका है, इट हैज़ इंप्रूव टू सच एन एक्सटेंट दैट यू कैन गेट गुड्स डिलीवर्ड टू यू इन नो टाइम। समझ लो आप कोई गुड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू बाय अ प्रोडक्ट ए फ्रॉम अमेजन एंड एज वेल एज फ्लिपकार्ट, तो अमेजन आपको 2 दिन में डिलीवरी दे रहा है और फ्लिपकार्ट लेट से 5 दिन में, तो आप क्या करोगे, अमेजन से ऑर्डर कर दो तो भाई साहब, है ना। सो आज की तारीख में टाइम नहीं है लोगों के पास, दे वांट थिंग्स फास्ट, क्योंकि लॉजिस्टिक्स आपका इतना ही फास्ट हो चुका है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इतना ही फास्ट हो चुका है, तो पीपल वांट थिंग्स इन नो टाइम, पीपल वांट थिंग्स इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बिजनेस और ट्रांसपोर्ट के लिए। एफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भाई साहब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर विच इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और रीजन। ठीक है, आपका जितना ज़्यादा किसी जगह का रीजन का ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा उतना ज़्यादा उस जगह का डेवलपमेंट होना ही होना है, होगा ही। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जैसे ही आपके फैसिलिटीज बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डेवलप होंगी। ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि पहुंच चीज़ों की और लोगों की डिपेंड करती है आपके ट्रांसपोर्ट इफेक्टिवनेस पे, जो आपके गुड्स हैं वो जो पहुंच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और रीजन, इसके बिना आप कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, रिफॉर्म्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एनहांस द डायनामिसिटी ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन अ रीजन। फ्राइट मतलब होते हैं गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, कितने डायनेमिकली आपके गुड्स और लोग मूव होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, वो पूर्णतः डिपेंड करता है आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पे, कितने अच्छे तरीके से आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को उस जगह पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो रिफॉर्म्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एनहांस द डायनामिसिटी ऑफ फ्राइट मतलब गुड्स एंड पैसेंजर्स इन अ रीजन। इंडस्ट्रीज एंड मार्केट डेवलप, सो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपकी इंडस्ट्रीज और मार्केट डेवलप होनी ही होनी। ठीक है, इंडस्ट्रीज और मार्केट डेवलप होंगी, इकोनॉमिक गेट्स अ बूस्ट, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी भाई साहब होगा। ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू ट्रांसपोर्ट, बेसिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज टू। अभी पर कैपिटा इनकम भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज पीसीआई? पर कैपिटा इनकम मतलब कैसा होता है, देखो पीसीआई जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन और अ रीजन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि एवरेज इंसान कितना कमा रहा है। ठीक है, एवरेज इंसान कितना कमा रहा है, which is the nation which has the highest per capita income? Any idea? किस नेशन का पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है? फॉर द टाइम बिंग इट इज नहीं, यूएसए नहीं है, कतार, जहाँ पे इस बार वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। कतार इज द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, ओके, जीडीपी क्या होता है भाई साहब आपका, तो ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। जीडीपी भाई साहब क्या होता है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब दिस विल बी मनी वैल्यूएशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन। ठीक है, produced in a region, money value of all goods and services produced in a region। ठीक है, एक जितने भी आपके एक जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका टोटल मनी वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली जीडीपी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है,
द पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स सीन इन द फॉर्म ऑफ डेंस स्पेयर्स नेटवर्क, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया में है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवेज जनरेट करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जॉब्स देने वाला जो सेक्टर है वो रेलवेज का सेक्टर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट सी इन द फॉर्म ऑफ डेंस स्पेयर्स नेटवर्क, तो आप अगर इंडिया का रेलवे का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना डेंस है, कहाँ कहाँ से रूट्स और लाइंस गई हैं, ठीक है। अनइमेजिनेबल है कि कैसे भाई साहब इस रेलवे रूट को ड्रॉ किया गया है, कैसे मेट्रो रेल्स बने हैं, कैसे भाई साहब आपके मोनो रेल्स बने हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। लेकिन सबसे डेंस जो आपका नेटवर्क है इंडिया में वो रेलवे नेटवर्क का है भाई साहब, ठीक है। इन सम प्लेसेस देयर आर नो ट्रांसपोर्ट रूट्स एट ऑल, हम कहीं पे भाई साहब ट्रांसपोर्ट रूट्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रूट्स मतलब जैसे अगर बहुत बड़ा कोई पहाड़ी इलाका होगा, हिमालयन रेंजेस जो हो गए, इतने बर्फीले पहाड़ और चोटियों पे पहाड़ हैं कि वहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेदर इट इज रोडवेज और रेलवेज, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोरिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड फिजियोग्राफी, तो आप देखोगे ये जितने भी लैंडस्केप्स होते हैं, पहाड़ी इलाके जहाँ पे बहुत पतले पतले रोड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और सिर्फ रोड बनाकर छोड़ दिया ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, यहाँ पे पूरा मलबा नीचे आ जाता है, और कभी कभी भाई साहब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो भी ये पूरा मलबा भाई साहब रास्ते के ऊपर आ जाएगा, और ये जो रास्ते के ऊपर आएगा उसको साफ करने में और रास्ते को फिर से सुचारू रूप से चालू करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, सो वी हैव फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जनरली वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड रेलवेज इन एंड अराउंड माउंटेनियस एरियाज लाइक दिस, ठीक है। यह हो गई। आप देखोगे अगर आप समझ लो बेलापुर जा रहे हो ना, तो वो एक पहाड़ आता है बीच में, है ना, उस पहाड़ में अगर आप देखोगे तो ऐसे लोहे के नेट लगे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा है वो लोहे के ऐसे नेट लगे हुए, क्यों लगे हुए वो, ताकि वो जो रॉक्स हैं जो ज़्यादा करके आपके बारिश के सीजन में ढीले पड़ जाते हैं और नीचे रास्ते पे चले आते हैं, विच कैन कॉज मेजर एक्सीडेंट्स, सो दैट दे डू नॉट फॉल ऑफ। ऐसा ही कुछ हम रेलवेज के बीच में भी करते हैं, जहाँ पे भी रेलवे लाइंस गई हैं वहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। सो दीज आर थिंग्स, ठीक है, दीज आर थिंग्स को रिलेशन बिटवीन। तो फिजियोग्राफी जो है वो बेसिकली एक जगह का लैंडस्केप कैसा है, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, काफ़ी स्टीप माउंटेन्स हैं, क्या लैंडस्केप है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैन डेवलप वेल इन प्लेन रीजन, आपके प्लेन रीजन्स में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप हो सकती हैं। माउंटेनियस एरियाज में चैलेंजेस आएंगे। एरियाज विथ हाई रिलीफ, मतलब माउंटेनियस एरियाज हैव लिमिट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, यहाँ पे भाई साहब ट्रांसपोर्ट रूट का डेवलप होना लगभग असंभव है, ठीक है। और अगर हो भी गया तो उसको मेंटेन करना बहुत खर्चीला मामला होगा, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है वो कभी भी खराब हो सकता है, और जैसे ही वेदर खराब होगा लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल। हम इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्ट को हम देखें तो इट एक्सटेंड्स ट्रेड एंड नेटवर्क, तो हमारे बीच ये ट्रेड को बढ़ाता है और नेटवर्क को भी बढ़ाता है। इट बेसिकली इंक्रीजेस ट्रेड एज वेल एज नेटवर्क, ठीक है। ब्रिंग्स अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेड अवेलेबल, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है तो लोगों तक पहुंचती हैं, दे बिकम एम्प्लॉयबल, ओके। इम्प्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी, आपका रीजनल कनेक्टिविटी, रीजन्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है। रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ये सारे बहुत सारे जगहों में फैलने लगते हैं, दे बेसिकली रीच अ वाइडर स्कोप ऑफ पीपल। यूटिलिटी ऑफ द साइट इंक्रीजेस, यूटिलिटी मतलब एक जगह का वैल्यू बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे आज से 15 साल पहले, ठीक है, एक 2 BHK आपको कामोठे में आप विश्वास भी नहीं करेंगे 10-12 लाख में मिल जाता था। आज की तारीख में भाई साहब 1 BHK क्या 1 RK भी आपको इतने में नहीं मिलेगा, ठीक है। 15 साल पहले आराम से भाई साहब 8-9-10 लाख रुपए में आपको एक 2 BHK मिल जाएगा। 2 BHK मतलब समझ रहे हैं, राइट। आज की तारीख में भाई साहब 1 RK भी इतने पैसे में आपको नहीं मिलने वाला। क्या हो गया इन 15 सालों में? So obviously a lot of development has happened, a lot of people have come here, a lot of facilities। उस टाइम पे बैंक नहीं हुआ करता था, स्कूल्स नहीं थे, उस टाइम पे भाई साहब पानी का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। ये चीज़ें पूरी तरीके से अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट बेटर हो गई हैं। आपके लाइफ यहाँ पे आराम से इन एमिनिटीज़ के साथ चल सकें,
ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे भाई साहब 1 आर के का भी इतना प्राइस नहीं होगा आज की तारीख में, तो है ना। सो दैट इज, तो यूटिलिटी ऑफ द साइट मतलब जगह की वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक है। और जगह की वैल्यू भाई साहब रियल स्टेट में आपको देखने को मिलता है। रियल स्टेट में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उस जगह का वैल्यू बढ़ रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके ओके ओके, ये लोग पता नहीं कहाँ से पहुंच जाते हैं, अभी कैसे आ गए। ठीक है। यूटिलिटी ऑफ द साइट इंक्रीजेस, एड्स इन ओवरकमिंग स्केर्सिटी। तो अभी देखो कोई चीजें भाई साहब कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। सम प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस इन लेसर क्वांटिटीज, लेकिन कहीं कहीं पे, तो अभी इसको पूर्ण कैसे करेंगे, बाहर के जगहों से चीजें वहां तक पहुंच रही हैं, तो डेफिसिट आपका कवर होने लगता है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट से आपका जितना भी डेफिसिट रहता है विद रिगार्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कवर, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका एक प्रॉब्लम कॉजेज अ डिक्रीज इन द रीजनल इंबैलेंस। कहीं पे कोई चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कहीं पे कोई चीज बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो ये चीज वहां तक पहुंच सकती है, तो इंबैलेंस नहीं रहेगा। रीजनल जो इंबैलेंस होता है इसको हम कवर अप कर सकते हैं। रीजनल इंबैलेंस कैन बी कवर्ड, ओके। बूस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट, जिससे भाई साहब आपका टूरिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो उनको होटल्स चाहिए रहने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। भाई साहब किसी पेड़ के नीचे तो रह नहीं सकते, तो ऑब्वियसली टूरिज्म डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर, ऑर्गन्स डोनेटेड बाय अ डेड पर्सन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द डोनर्स लोकेशन टू द रिसीवर अर्जेंटली, ठीक है। आपका जो लोग डोनेट करते हैं मरणोपरांत, ठीक है, बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन्स को डोनेट करके जाते हैं, और करना भी चाहिए भाई साहब। क्या करें हम उस शरीर का, अगर उस शरीर से कुछ निकाल के किसी जिंदा इंसान की जिंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं तो वाई नॉट, ठीक है। आप अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं, आप अपने किडनीज को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये डोनेशन जो होता है ये एक स्पेसिफिक टाइम तक एक्टिव रहता है। मतलब किसी मरे हुए इंसान का ये ऑर्गन पार्ट 3-4 घंटे या 1-2 घंटे तक ही एक्टिव रहता है। उसके बाद अगर आप किसी और में इसको फिट करने जाएंगे तो नहीं काम करेगा, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अगर कोई इंसान मारा जाता है या कोई इंसान वैसा अपने डेथ में आ जाता है, तो फटाफट से उसके, और अगर उसने अपने विल में लिखा रखा होगा कि भाई साहब मेरे मरणोपरांत मेरे किडनीज दे दिए जाएं या मेरे आंखों को किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दिया जाए, तो इसको ताबड़तोड़ भाई साहब उस तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, इन नो टाइम। So organs donated by dead person need to be transported from the donor's location to the receiver urgently। या तो रिसीवर को यहाँ पे फटाफट लाना पड़ेगा, या तो ये ऑर्गन भाई साहब वहां तक फटाफट पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 ways आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। All types of routes are cleared of all obstacles, ठीक है। आप देखोगे भाई साहब जब आपका एम्बुलेंस होता है वो सायरन बजाते हुए जाता है, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्लीज क्लियर ऑफ द रूट्स, ठीक है। सो दैट इज द, मतलब एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स ये नहीं है, वैलिड नहीं है। अगर किसी एम्बुलेंस ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा तो उसके पर फाइन लागू नहीं होता है, ठीक है, ओके। रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडेड ट्रक्स विद गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिजायर्ड स्टेशन विद थ्रू अ गुड्स ट्रेन। तो आपका भाई साहब गुड्स ट्रेन पे अपन क्या करते हैं, ये लोडेड ट्रक्स विद गुड्स, तो आपका मालगाड़ी पहुंची भाई साहब एक जगह पे, मालगाड़ी से गुड्स को किस में डाला गया, ट्रक्स में डाला गया, और ये ट्रक भाई साहब पहुंचाया जाता है जहां पे भी आपको पहुंचाना पड़ेगा इसको, ठीक है। द ट्रक्स देन टेक द गुड्स अहेड टू डिजायर्ड लोकेशंस, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस्ड। इससे भाई साहब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पोल्यूशन कॉज्ड बाय ट्रक्स कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपका जितना हम मालगाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फ्यूल और पोल्यूशन वो कम हो जाएगा। द यूज ऑफ रोरो सर्विसेज स्टार्टेड इन कोंकण रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब आपने मालगाड़ी में गुड्स को लाद दिया, वो एक स्टेशन तक पहुंचते हैं, वहां से भाई साहब अनलोडिंग होकर ट्रक से पहुंचते हैं, तो इससे क्या होता है, ट्रक का यूज कम होता है, ठीक है। वही चीज अगर आप ट्रांसपोर्ट ट्रक से करवा रहे होते, काफी टाइम भी लगता, काफी फ्यूल भी जलता और काफी सारा पोल्यूशन भी होता,
ठीक है, लेकिन रेलवेज में पोल्यूशन कम है भाई साहब, ठीक है, और जल्दी भी पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वन मोमेंट पीपल, सो पीपल वी वर डूइंग यस्टरडे रोल ऑन और रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये होता क्या है, देखो जैसे जैसे समझ लो आपकी कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े बीम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी इन बीम्स को आप पहुंचाएंगे यूनिट्स तक जहाँ पे भी ये काम में आ रहे होंगे आयरन के बड़े बड़े, तो इसको पहुंचाने का एक जरिया क्या है, बड़े बड़े ट्रक्स। बड़े बड़े ट्रक्स, अभी आपका हर रास्ता स्मूथ नहीं होता है ना। हाईवेज आपके कहाँ तक कनेक्टिविटी है, कभी कभी आपको बीच बीच में पहाड़ के रास्ते मिल जाते हैं, टर्निंग्स ऐसी मिलती हैं कि इन ट्रक्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलो पहुंच भी गया तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप मालगाड़ियों से पहुंचाते हो, मालगाड़ी देखी आप लोगों ने, राइट, गुड्स ट्रेन जो होता है, वही चीज़ अगर आप गुड्स ट्रेन से पहुंचाते हो तो रेलवे लाइन्स होते हैं, रेलवे लाइन से इसको पहुंचा देते हैं, जहाँ पे इनकी अनलोडिंग होती है वहाँ से वैसे आप ट्रक्स निकाल के आप यूनिट तक लेकर जाओ, सिंपल, ठीक है। खर्चा कम होगा, सेफली गुड्स पहुँचेंगे, ये सब तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत, तो इसको अपन बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपका गुड जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो कस्टमर है, एंड कस्टमर उस तक नहीं पहुंच रहा है। सो देयर आर 2 or 3 मीडियम्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बट इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, लोडेड ट्रक्स विद गुड्स, तो आपका क्या होता है, गुड्स लेकर आते हैं रेलवे तक, लोडेड ट्रक्स, ठीक है। लोडेड ट्रक्स विद गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिजायर्ड स्टेशन थ्रू अ गुड्स ट्रेन। The trucks then take the goods ahead to the desired locations. The cost of transport इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ट्रक जितना चलेगा उतना भाई साहब आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि रोडवेज ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव दैन रेलवेज। रेलवे से भाई साहब आपका रोडवेज ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप यहाँ से भाई साहब अगर वीटी जा रहे होंगे या आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जा रहे होंगे, तो आप अगर एक ओला या उबेर बुक करते हैं, नहीं करके 1500 का बिल आ जाएगा आपका, है ना। वही चीज़ अगर आप इससे जा रहे होंगे, ट्रेन से जा रहे होंगे, 10-15 रुपये में वैसा पहुंच जाएंगे। सो ऑब्वियसली रेलवेज जो है वो चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो आप क्या करेंगे, भारी भरकम चीज़ों को रेलवेज के माध्यम से एक स्टेशन तक या गंतव्य तक पहुंचाएंगे, वहाँ से वो चीज़ें अनलोड होकर ट्रक में जाएंगी और ट्रक भाई साहब इनको अपने गंतव्य तक पहुँचाएगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द वे लॉन्ग रूट ऑफ अ रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच वुड बी फार मोर एक्सपेंसिव, you are using a roll on roll off mode of transport wherein you are using both railways and as well as roadways। तो आपका रेलवेज जो है तो 80% कन्वर्ट कर लेगा, 20% जर्नी आपके रोडवेज कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पोल्यूशन, देखो जितने आपके वाहन चलेंगे, जैसे आपका रेलवेज में आपके जो रेलवे नेटवर्क है वो किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ऑब्वियसली नो पोल्यूशन है, कोई पोल्यूशन नहीं है उसका। साउंड पोल्यूशन हो सकता है बट देयर इज़ नो पोल्यूशन इन द एयर। लेकिन अगर आप देखो कि ट्रक्स वगैरह किस पे चलते हैं, फ्यूल पे चलते हैं, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन होगा। कॉस्ट आपका मिनिमम, पोल्यूशन आपका मिनिमम, ठीक है। द यूज ऑफ रो सर्विसेज स्टार्टेड इन कोंकण रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कोई किसी ने यहाँ पे बुकिंग की, अरे तुम किसी ने यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग्स की हैं क्या, या देखा है प्रोसेस, मतलब हाँ ट्रेन का, तो मतलब अगर आप कैसे बुकिंग करते हैं, मेक माई ट्रिप से, ये कैसे IRCTC से करते हैं। IRCTC में अगर आप जाओगे ना तो रोरो भी है, आपका रोरो फीचर भी है, मतलब अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आओगे ना तो IRCTC में आपको, IRCTC बेसिकली एक ऐप है या वेबसाइट है जहाँ से आप रेलवे की टिकट बुकिंग्स करते हैं, ठीक है। काउंटर पे ना जाके आज की तारीख में वैसा आप एक बहुत बड़ा बेसिकली बिजनेस चलता था रेलवे टिकट्स का, ठीक है। आज से कुछ 8-10 साल पहले भी इन लोगों का बहुत मस्त चलता था। ये अब अगर देखोगे ना, यहाँ पे ये जो महालक्ष्मी मॉल के साइड में है, वहाँ पे 8-10 दुकानें थी, वहाँ पे सिर्फ ये रेलवे टिकट की बुकिंग्स चलती थी, ठीक है, आज से कुछ 10 साल 15 साल पहले। तो अभी तो भाई साहब ऑनलाइन एक्सेस, सब कोई भी टिकट बुक कर सकता है। तत्काल टिकट भी आप ही बुक कर सकते हो, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक एजेंट नहीं करके आपका हर टिकट पे कंफर्म टिकट दिलाने में आपको 300-400 रुपये लेता था। इन लोग करते क्या थे भाई साहब, जैसे स्टेशन काउंटर खुलता था इनके ही लोग लगे रहते थे, तो इनके लोग भाई साहब फटाफट टिकट बुक करके चले आते थे, तो उनको पहला टिकट मिल जाता था। लेकिन अभी आज की तारीख में तो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, टिकट काउंटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत सारे धंधे ऐसे चले गए हैं, दे आर नो लॉन्गर देयर, ठीक है।
तो यूज ऑफ रोरो सर्विसेज ये कोंकण रेलवे में स्टार्ट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आप IRCTC के साइट पे जाएंगे या ऐप में भी जाएंगे तो आपको रोरो सर्विसेज मिलेगा, ठीक है। रोरो सर्विसेज मतलब जो लोग आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो लोग आपके बड़े बड़े गुड्स को मैन्युफैक्चर करके रेलवे के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, सब आंसर देख ही लिए हो भाई साहब। यूज ऑफ रोरो विच स्टार्टेड इन डैश रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कोंकण रेलवे, ठीक है। By studying the physiography of a region, we understand its dash and remoteness. तो remoteness मतलब क्या होता है, कितने दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ पे कोई चीज़ जगह स्थित है, वहाँ पे हम कैसे भाई साहब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड इट्स एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर वो एक्सेस है कि नहीं, मतलब वहाँ तक जाने के लिए आप रोड्स रेलवेज बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। ओके, सो वी अंडरस्टैंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड रिमोटनेस। व्हाट आर द डिफरेंट मीड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या हो जाएंगे, आई लक्षिता, क्या क्या डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये तो भाई साहब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको। हाँ जी बोलिए। रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटर और पाइपलाइंस, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द रूट्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं भाई साहब। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी मतलब भाई साहब आपका कैसा टेरेन है, मतलब अगर समझ लो एक बंदे ने बोला कि मैं ना हिमालयज़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाऊंगा, तो भाई कहाँ तक कैसे रॉ मटेरियल वहाँ तक पहुँचाओगे, इतना भारी भरकम, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। फिजियोग्राफी देखना है आपको, रूट्स देखना है, मीन्स देखना है, क्लाइमेट देखना है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट, प्रोडक्ट्स, टाइम, कॉस्ट, ड्यूरेशन, डिस्टेंस शुड बी कंसिडर। दीज आर द थिंग्स while we are selecting the routes and means of transport, ठीक है। जैसे अगर समझ लो हमें लेट्स से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स, इंडिया में सबसे भारी मात्रा में ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैक्टर्स एज वेल। ट्रैक्टर्स हमने देखा है राइट, एक भारी भरकम सा व्हीकल होता है, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इसी चीज़ का होता है। बहुत सारी जगहों पे ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करती है इंडिया। तो आप समझो कोई कंट्री है जहाँ पे हम ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो कैसे लेकर जाएंगे, एरोप्लेन से लेकर जाएंगे, मतलब एक ट्रैक्टर हो एरोप्लेन भाई साहब गिर जाएगा, ठीक है। आप अगर खुद भी एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करते होंगे तो आप 35 kg से ज़्यादा नहीं ले सकते, आपके ऊपर भाई साहब रेस्ट्रिक्शंस हैं, वेट नहीं कैरी कर सकते। इट हैज़ टू बी एज लाइट एज पॉसिबल। एरोप्लेन की पूरी बॉडी आपकी आयरन और स्टील से नहीं बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है, उसको जितना हल्का रखा जाए, है ना, ठीक है, उसमें हम भारी भरकम ट्रैक्टर कैसे लाद के लेके जाएंगे। सो द ओनली वेज वुड बी वाटरवेज। तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट कैसा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर ट्रांसपोर्टिंग, इट्स अ वेरी हैवी प्रोडक्ट, वुड इट बी फीजिबल और मैनेजेबल फॉर यू टू ट्रांसपोर्ट इट बाई एयरवेज, नो, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब लेट्स से फ्लावर्स, इंडिया में बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं और इन फ्लावर्स को हम भाई साहब एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। इन फ्लावर्स से दूसरे कंट्रीज़ यहाँ से मतलब सेंट वगैरह बनाते हैं या जो भी यूज़ करते रहेंगे। अभी इन फ्लावर्स को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो व्हाट डू वी यूज़, वाटरवेज और एयरवेज, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स को देखेंगे हम भाई साहब, अगर आप वाटरवेज से लाके जा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये सड़ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। सो एयरवेज इज द आंसर, ठीक है। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है शुड बी कंसिडर्ड, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, मीन्स, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, रूट्स एंड मीन्स, ठीक है। What is the correlation between physiography and transport routes? Transport facilities can develop well in plains. Plain area में transport facilities अच्छे से develop होती हैं, while areas with higher relief have limits on the development of transport routes. Areas with higher relief मतलब जो mountainous areas हैं वहाँ पे transport route के development में problem है, ठीक है। Distinguish between railways and roadways. Railways and roadways, number of passengers and goods. रेलवेज कैन कैरी मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली वैसे अब एक बहुत बड़ा रेलवे है, मतलब इतने सारे डब्बे हैं तो ज़्यादा गुड्स भी कैरी हो सकते हैं और ज़्यादा पैसेंजर्स भी, ठीक है। रोडवेज कैन कैरी, ओके, रेलवेज कैन कैरी मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, रोडवेज कैन कैरी लेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स इज लेस एज कम्पेयर टू द रोडवेज। प्रॉब्लम रेलवेज का ये कि सब जगह नहीं पहुंच सकता, भारी भरकम ट्रेन हैं भाई साहब,
कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ आपका रोडवेज ही पहुँच सकता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स is less as compared to roadways, which helps in keeping the price of commodities low. The cost of transportation of people and goods is more as compared to that of railways, which in turn increases the price of commodities. ठीक है, they are faster as compared to roadways, they are much slower as compared to railways. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम पूरे रोडवेज को ही कैंसिल कर दें, नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे रोडवेज ही पहुँच सकता है, हर जगह में रेलवेज की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। हालांकि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिविटी ऑफ रेलवेज, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका पॉपुलेशन इस कदर और ऐसे ऐसे जगहों तक फैला हुआ है कि सब जगह रीच नहीं है। आपने कुछ कंट्रीज़ की अगर स्टडी की होगी, जैसे न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड भाई साहब ऐसा कंट्री है जिसका सिर्फ 30% ही लोग रहते हैं, बाकी 70% में लोग रहते ही नहीं हैं, क्योंकि उसका लैंड मास ही ऐसा है कि रहने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे रह सकते हैं, अगर हम इंडियंस गए होते तो हमने अभी तक वहाँ पे भाई साहब बिल्डिंग्स बांधी होती, ठीक है। लेकिन 70% जगह पे न्यूजीलैंड पे आप रह ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा है एनवायरनमेंट। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा पॉपुलेशन चितर बितर फैला हुआ है चारों तरफ, और इसीलिए इस पॉपुलेशन तक रीच करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत खतरनाक होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो in spite of the fact that India has the largest network of railways, in spite of the fact that India provides the largest employment to its people through railways by the government, still we are basically struggling to meet up our transport requirements. हमारा सारा स्ट्रगल एक ही मुद्दे को लेकर है, वो है पॉपुलेशन। अगर हमारा पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल होता, आज की तारीख में हम बहुत आगे निकल गए होते, ठीक है। खैर, फेलियर्स के बाद बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसी में हमको देखना है कि कैसे हम डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। 5 cities with airway services in महाराष्ट्र। एयरवे सर्विसेज मतलब जहाँ पे एयरपोर्ट है, ठीक है। तो मुंबई में है और एक आने वाला है, ऐसा मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा, बोर्ड लगा हुआ है, आने वाला है, ठीक है। भाई साहब मुंबई में, नवी मुंबई में प्रॉपर्टी की प्राइसेस सिर्फ एक अश्योरेंस पे बढ़ी है और आ रहा है, कल ही प्लेन लैंड होगा वहाँ पे, ठीक है। आज 20 साल से मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, प्लेन अभी तक लैंड नहीं हुआ है वहाँ पे, ना ही कोई शुरुआती कार्रवाई हुई है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, हाँ घर खाली करवाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र आ गया है, ये है वो है, बट स्टिल देयर, ठीक है। लेकिन इसके चलते भाई साहब रियल एस्टेट वालों ने गेम खेल दिया अपना भाई साहब, प्रॉपर्टी की प्राइसेस धनाधन बढ़ाई। अरे एयरपोर्ट मतलब आप एयरपोर्ट से लैंड करोगे घर पे, घर के ऊपर आपका लैंडिंग बना देंगे अपन, ठीक है। ओके, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, पूना एंड कोल्हापुर, दीज आर द प्लेसेस where you can travel by airways, which means that they have proper ports, ठीक है। मुंबई में दूसरे पोर्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्राइट एंड कार्गो दोनों, मतलब आपका फ्राइट एंड कार्गो एंड पैसेंजर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऐसा बहुतों बार हुआ है कि आप देखोगे प्लेन जैसे घूम रहे हैं, ठीक है, प्लेन जैसे घूम रहे हैं, समझ में आता है क्यों? बहुत देर से कोई प्लेन ऐसे घूम ही रहा है, क्योंकि उसको भाई साहब लैंडिंग के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नीचे, मतलब एयरपोर्ट में ही इतने सारे प्लेन्स हैं कि उसको लैंडिंग के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि लैंडिंग के लिए भी भाई साहब उसको इतना बड़ा एक पाथवे चाहिए जो उसको खाली नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट आर देयर। पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT है जो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, वी ऑल नो अबाउट JNPT। तो ये पोर्ट है, मतलब जहाँ पे आपके सी से आते हुए गुड्स लोड और अनलोड होते हैं, ठीक है। जहाज़ों से जो गुड्स आते हैं उनकी लोडिंग और अनलोडिंग जहाँ पे होती है, ठीक है। तो नवी मुंबई के डेवलपमेंट में JNPT का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा जो है ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से होता है, ठीक है। इन जगहों से ट्रक्स, जहाँ पे पोर्ट डेवलप होगा वहाँ पे ट्रक्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे रोड्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटी डेवलप करनी पड़ेगी, कस्टम्स की चेकिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन। Now what is communication? Basic infrastructure, communication और exchange of information is an important process. Exchange of information मतलब आपका इंटरनेट, ठीक है, आपके जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, so exchange of information is an important process. Importance of satellite in communication, तो सैटेलाइट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। Importance of satellite, man-made satellites are effective means of communication, ठीक है। Exchange of messages through mobiles, watching programs on TV, गेटिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा, ये सारे आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो क्या क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू मोबाइल्स,
आज की तारीख में भाई साहब पहले के ज़माने में लेटर्स से एक्सचेंज होते थे, ठीक है भाई, आपको किसी भी चीज़ को इन्फॉर्म करना है किसी को, आपके लेटर्स भेजने पड़ते थे, तमाम चीज़ें होती थी, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब मोबाइल से कनेक्टिविटी है, वॉचिंग प्रोग्राम्स ऑन टीवी ये सैटेलाइट के माध्यम से होता है, गेटिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट कंडीशंस, क्लाइमेटिक के कंडीशंस के ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लो भाई साहब कोई दूर दराज इलाकों में कोई चीज़ों को भेज रहे हो या खुद भी ट्रैवल कर रहे हो तो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा इफ पॉसिबल, ठीक है। So satellite images obtained by remote sensing facilities, study of resources on Earth's surface and help in regional planning. Okay, man-made satellites, exchange of messages through mobiles, watching programs on TV, getting updated information regarding climatic conditions. बहुत ज़रूरी है भाई साहब किसी भी ट्रैवलिंग के पहले आप क्लाइमेट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके रखें। भाई साहब जा रहे हैं आप कहीं पे एंजॉय करने के लिए और मौसम ख़राब होने की संभावना है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसका प्लान कैंसिल कर दें, ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा, सैटेलाइट इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय रिमोट सेंसिंग फैसिलिटेट्स स्टडी ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ सरफेस। सैटेलाइट से सिर्फ आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को ट्रेस नहीं कर सकते, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को भी ट्रेस कर सकते हैं। मतलब जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं, जो भाई साहब आयरन ओर के रिसोर्सेज हैं, एल्यूमिनियम के रिसोर्सेज हैं, ये सारे तमाम रिसोर्सेज अर्थ में कहाँ पे लोकेटेड हैं ये ट्रेस आउट कर सकते हैं और फिर आप उन जगहों पे जाकर एक्सकवेशंस करके भाई साहब उनको बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। सो ये सारा चीज़ जो होता है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। भाई साहब आज की तारीख में दिस इज़ एन एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारा नुकसान भी है। आप अगर देखोगे आपके जीवन के 2 साल ऐसे गए हैं जो मतलब हमारे टाइम पे होता तो हमारे पास स्कूल छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, है ना। आपके जीवन के 2 साल में कैसा करके धक्का मार के एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया ना, ऑनलाइन मीडियम के लिए इतना सारा मोर्चा निकाला गया, इतना सारा, लेकिन है क्या है आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। एजुकेशन से थोड़ा बहुत जो कनेक्टिविटी उस टाइम पे मिल रही थी बस उतनी मिल रही थी। अभी नुकसान तो नुकसान, फ़ायदा तो फ़ायदा। यही चीज़ अगर हमारे टाइम पे हुआ था तो हमारे टाइम पे तो भाई साहब इंटरनेट था नहीं, तो क्या होता था, मतलब क्रिकेट खेलो भाई साहब घर पे बैठ के, और क्या, नो ऑप्शंस वुड बी देयर फॉर अस, राइट। लेकिन इंटरनेट की वजह से आपके जीवन का इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब फटाफट आप कोई भी एजुकेशनल रिसोर्स को स्टडी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। हमारे पास भाई साहब लाइब्रेरी में जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अगर मुझे कोई रेफरेंस बुक चाहिए, अगर मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जाता था लाइब्रेरी। हमारे टाइम पे हर एक स्टूडेंट के पास ना 3-4 लाइब्रेरी के कार्ड्स होते थे, 3-4 लाइब्रेरी के कार्ड्स होते थे, मतलब गवर्नमेंट के लाइब्रेरी के कार्ड्स। इन लाइब्रेरी के कार्ड्स को हम रखते थे कि ताकि अगर हम जाएँ तो उन बुक्स को ले सके, उन बुक से थोड़ा बहुत पढ़ के फिर 1 हफ्ते बाद उसको वापस कर सके। प्रॉब्लम ये होता था कि जो बुक मुझे चाहिए वो किसी ने उस टाइम पे ले रखी है, ये एक प्रॉब्लम होता था। आज की तारीख में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं तो कौन में भी मिल जाएगा, है ना। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब आप सुनेंगे तो आपका पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, ज़रा इलाज करवाइए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी हो जाएंगी। सोशल मीडिया को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ का फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर्ली फ़िल्टर करेंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगी। फ़िल्टर करना नहीं आता होगा तो आप कचरा उठाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया में आप घर में जो पानी आता है उसको फ़िल्टर करके अगर पी सकते हैं तो सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी तो फ़िल्टर करके अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंसेंटिवाइजिंग द यूज़ ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट्स, मनी ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। तो आज की तारीख में वैसा गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप सारा कुछ ऑनलाइन ही कीजिए। पैसों की प्रिंटिंग क्यों ही करें हम, इतना ज़्यादा पेपर जो लग रहा है पैसों की प्रिंटिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आज से 5 या 7 साल बाद आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, है ना। यू वोंट हैव करेंसी, एवरीथिंग विल गो ऑनलाइन। अरे भाई मेरे पास जो एक रद्दी वाला भी आता है जो न्यूज़पेपर लेने जाता है वो भी मुझे पेमेंट करता है भाई साहब ऑनलाइन में, ठीक है। सो आज की तारीख में किसको करेंसी की ज़रूरत है? 1 रुपये से लेकर भाई साहब हज़ारों करोड़ों की डीलिंग ऑनलाइन में हो रही है, ठीक है। सो वी डू नॉट एक्चुअली नीड द फिजिकल मनी, ठीक है। तो
गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए भाई साहब, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, पेमेंट्स हो रहे हैं आपके ऑनलाइन, ठीक है। वेरी सून यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग दिस थिंग विच यू हैव टू कैरी। आपको भाई साहब मोबाइल भी कैरी करना पड़ता है, पर्स भी कैरी करना पड़ता है, बैग भी कैरी करना पड़ता है, यू नॉट नीड इट, यू डोंट नीड एनी मनी स्टफ एट ऑल, ठीक है। आज की तारीख में ऐसा प्रावधान हो जा रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रही है, डू योर पेमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है। ट्रैक भी रहेगा और झोल झाल होने के प्रोबेबिलिटीज़ भी कम होंगे, है ना। अगर समझ लो भाई साहब आप किसी सरकारी काम से किसी सरकारी दफ्तर में गए हुए हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ब्राइब करेंगे। ये ब्राइब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। किसी पुलिस वाले ने अगर आपकी गाड़ी रोक ली, किसी भी कारण आपने हेलमेट नहीं लगाया, पीयूसी नहीं कराया, क्या करेंगे आप, नंबर दो, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, बोलेगा भाग यहाँ से, ठीक है, नहीं होने देगा वो। अगर वो भी पैसे लेगा भी तो भी आपसे कैश में लेगा, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट पेमेंट्स लाइक दैट, वो फंस जाएगा वो। तो गवर्नमेंट ऑनलाइन को फेवर इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे झोल होने की संभावनाएं कम है। ये भाई साहब सबको दिखता है, ठीक है, एनीबडी कैन ट्रेस इट आउट। आपने किसको कितना कैश दिया वो दिखता नहीं है अनटिल अनलेस वो आपको रसीद दे, लेकिन आपने भाई साहब किसको चेक दिया है या ऑनलाइन पेमेंट किया है वो दिखता है, उसका प्रूफ है, ठीक है। मनी ट्रांसफर हो गया ये, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर एंड गवर्नमेंट इज encouraging the use of these apps like Bheem app, SBI Anywhere etc. have been developed। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी ऐप्स आ चुके हैं आज की तारीख में, तो ठीक है। वी कैन पे वेरियस बिल्स, सेल, बाय एंड कैरी आउट सच ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आप भाई साहब सारी चीज़ें कर सकते। ये भाई साहब नया चला है आज की तारीख में, वीडियो कॉलिंग। फटाफट से भाई साहब, अरे कौन किस हाल में, कितनी बार मुझे ना दिन में 3 या 4 वीडियो कॉल आते हैं। अरे भाई साहब मैं किस हालत में कहाँ पे हूँ, बाथरूम में नहा रहा हूँ, तुम वीडियो कॉल कर रहे हो, पूछ तो लो इंसान से, ऐसे कॉल। खैर वीडियो कॉल आज की तारीख में उसको हम यू नो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ वीडियो कॉल एटलीस्ट आस्क दैट पर्सन शुड आई डू अ वीडियो कॉल। वो किस हालत में होगा भाई साहब पता नहीं, बट वीडियो कॉलिंग डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है। दिस इज अ गुड थिंग दैट हैज कम अप बिकॉज वीडियो कॉलिंग एक चैटिंग की तरह हो जाती है। आप लाइव उस इंसान को देख सकते हैं और मतलब जो भी बोल रहा है उसको सुन सकते हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छा एस्पेक्ट है। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी कैन टॉक टू मैनी पीपल एट अ टाइम, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक कैमरा लगा दूँ, ठीक है, आप बाकायदा किसी और के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ऐसा ही होता है आपके जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस में वही चीज़ रोल आउट हो रही है। सारे ब्रांचेस लॉग इन करके बैठे हुए हैं और सब में ऐसा कैमरा लगा हुआ है, सब लोग कनेक्टेड हो जाएंगे। तो एक बारगी में ही विदाउट मूविंग पीपल यू कैन कनेक्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल। समझ में आ रहा है? तो एक ऑफिस में 20 लोग हैं, एक ऑफिस में 10 लोग हैं, एक में 15 है, एक में 40 हैं, सब के सब कनेक्ट हो जाएंगे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एवरीबडी विल बी एबल टू गेन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, implement the policies, everybody will be able to accommodate the changes as well। तो सब के सब कनेक्टेड हो जाएंगे। So this is one thing which is very influensive, ठीक है। लेकिन हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है। ऑनलाइन जितना भी सस्ता आपको लगे इसका एक प्राइस है, और इसका प्राइस ये है कि झोल झपाटे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तो भाई साहब AI हो गया है। आप AI को एक इतना अच्छा टूल है, लेकिन हमारा क्रिकेट ब्रेन कैसा है कि भाई साहब अगर समझ लो मैंने इसकी शक्ल उठा ली, मैं इसकी शक्ल उठाकर भाई साहब इसका जैसा एक बॉडी लेकर कुछ भी कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन डू इन टर्म्स ऑफ AI। इसका वॉइस मैंने ले लिया। आज की तारीख में एक झोल हो रहा है कि अचानक से आपको कॉल आएगा और वो बिल्कुल आपके पेरेंट्स की आवाज़ की तरह होगी। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, या आपके बच्चे की आवाज़ की तरह होगी, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ हेल्प करो मुझे। आप काम छोड़ के भाई साहब दौड़ के जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आपको फंसाने की कोशिश है, ठीक है। सो AI ऐसा है कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मेरे बात करने का जो वॉल्यूम है, जो मेरा पिच है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, हर एक की होती है, हर एक का अपना एक पिच होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लाउडनेस होता है। इन चीज़ों को AI फटाक से 5 मिनट में कैप्चर करके आप उससे जो भी बुलवाना चाहें बुलवा सकते हैं, ठीक है। जो भी बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं। ये वॉइस कैप्चरिंग होती है और इससे तमाम लोग अलग अलग फ्रॉड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड के स्कोप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मैनी क्राइम्स आर हैपनिंग थ्रू इंटरनेट, लाइक वेबसाइट, ईमेल हैकिंग होती है भाई साहब, फ्रॉड होते हैं, थेफ्ट होते हैं, अटैक, वॉर्स एंड टेररिज्म, ठीक है। बहुत ही बार आपने सुना रहेगा कि अकाउंट से पैसे उड़ गए, ठीक है। आपने भाई साहब कोई OTP क्रैक कर दिया और उसमें उड़ गए। तो बैंक वाले या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है ये कॉन्स्टेंटली हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि भाई साहब OTPs का ऐसे ही प्रयोग ना करें या किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थ्रेट लाइक थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फ्रॉड्स
अटैकिंग इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एक्सेट्रा अराइज। तो सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, लेकिन झोल के स्कोप्स भी ज़्यादा खोल दिए। अभी बैठे बिठाए आप फ्रॉड कर सकते हैं, और हो सकता है कोई मतलब कनेक्शन ही ना हो। जैसे पहले के ज़माने में अगर फ्रॉड करना रहता तो भाई साहब मैं अगर समझ लो इसके साथ फ्रॉड करना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा ये कितने बजे घर आता है, कितने बजे जाता है, क्या काम करता है, सारा इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। उसके बाद मैं एक ट्रैप लगाऊंगा, फिर जाकर इसको फंसाऊंगा, है ना। काफ़ी सारा भाई साहब यहाँ पे मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन आज की तारीख में आप बैठे बिठाए बिना इंसान को देखे हुए भी उसके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉड करने का स्कोप या साइबर क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। क्राइम ब्रांच ने पुलिस के हर जगह पे साइबर क्राइम यूनिट रखा है, क्योंकि साइबर क्राइम में अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है। किसी का पैसा उड़ गया, किसी का चेहरा बिगाड़ कर पता नहीं क्या कर दिया, सोशल मीडिया में पता नहीं क्या डाल दिया, तो डिफेमेशन कर दिया किसी को, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो आप भी थोड़ा सा सावधान रहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे पहले एक क्लास हुआ करता था, मतलब अभी तो हमने पीछे ले लिया, जो भी है उसका रीज़न। लेकिन एक केस हुआ था कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक 12th में एक लड़की थी और वो गायब हो गई, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पढ़ने आती थी कॉमर्स में, तो गायब हो गई। तो उसके पास फ़ोन भी नहीं था। तो 2-3 दिन से मतलब सब पुलिस लोग तो ढूंढ रहे हैं, हमको भी नहीं मालूम था। हमको बाद में मालूम चला जब पुलिस ने हमें कॉल किया। तो पुलिस ने हमें कॉल किया कि हाँ आपके क्लास में पढ़ती थी। हमने बोला हाँ पढ़ती थी। हुआ ये है कि उसने एक लड़की के मोबाइल से किसी को मैसेज किया है, ये हमने ट्रेस आउट किया है, जिसको वो कनेक्ट कर, वो उसका खुद का मोबाइल नहीं था। तो जैसे भाई साहब इन्होंने इनका मोबाइल लिया और उसको मैसेज किया, तो उस लड़की से हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला देखिए हम स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते, आप आइए, आपको पूछना है आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक कैजुअल सी बात हुई, किसी ने किसी का फ़ोन ले लिया। अभी वो लड़की घबरा गई, भाई साहब मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने बोला हाँ भाई तुमने कुछ नहीं किया। फिर हमको बैठना पड़ा, लेडी कांस्टेबल आई, मैं ऐसे ही पूछा कि आपको कुछ मालूम है क्या? नहीं, उसने मेरा फ़ोन लिया था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपका जो फ़ोन है, आप बहुत ही बार ऐसा देखेंगे कि कोई आया, अरे ना मैं ना फ़ोन भूल के आ गया हूँ। कोई अनजान इंसान आपसे फ़ोन मांग रहा है, या कोई जाना पहचाना इंसान भी आपसे अगर फ़ोन मांग रहा है, तो प्लीज़ मत दीजिए। इट्स गुड टू से या नो rather than to get involved in these things। बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए। आपके फ़ोन से क्या ही नहीं हो सकता, क्या ही नहीं हो सकता, आप समझ भी नहीं पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन आपका एक बटन से जा सकता है, एक क्लिक से जा सकता है। और जो लोग ऐसा झोल करते हैं वो भाई साहब इस चीज़ में माहिर होते हैं। आपको मैं उस दिन किसी बस स्टॉप के पास खड़ा था, मैं अपना वेट कर रहा था ओला का, या कुछ थी। कोई इंसान आया, बोला कि मतलब अच्छा खासा, मतलब एक ऐसा बैग वूग लेकर, लैपटॉप का बैग था उसका, बोला सर मेरा ना फ़ोन ऑफिस में छूट गया है, मुझे 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन दीजिए ना। मैंने बोला नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने बोला मेरा आंसर आपने सुन लिया ना, अभी होगा भी तो मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, उसका मतलब तो नहीं है मेरा। मैं तो आपको रूड नहीं होना चाहता था, आपसे इसलिए बोला, लेकिन मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। आपको मैं जानता नहीं हूँ, और आई होप देयर इज़ नो डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट यू। यू माइट बी ट्रू बट आई कैन नॉट गिव इट टू यू। आप हो सकता है सच बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं दे सकता। आपको भी ऐसे नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन से आपका बहुत कुछ हो सकता है। किसी को भी, किसी अनजान या जाने इंसान को भी फ़ोन यूज़ मत करने दीजिए, ठीक है। आपका एक कोड होता है, वो कोड अगर मैं टाइप कर दूं तो आपके सारे कॉल्स और मैसेजेस एक नंबर पे राउट हो जाएंगे। तो आपको जो भी OTP आता रहेगा ना, वो मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। उस OTP से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, काफ़ी सारे फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन की जो दुनिया है वो दुनिया को छोटी बना रही है, और इसमें काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स उभर रहे हैं, और अलग अलग तरीक़ों से लोग झोल कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। सो पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड लूप होल्स विल फाइंड लूप होल्स, ठीक है। वो फाइंड करेंगे ही हर चीज़ में। प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग सोशल नेटवर्क, ठीक है। वी शुड नॉट रिवील आवर इन्फॉर्मेशन बिफोर इंश्योरिंग सेफ्टी। तो हमको अपना इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। तो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहिए। एक्चुअली जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो इनक्रिप्टेड हैं किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे आप डालेंगे ना वहाँ पे, तो फटाक से आ जाएगा, वी कैन नॉट इनकरेज दिस, डिलीट हो जाएगा वो, ठीक है। सो वी शुड नॉट पुट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन
और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी या किसी और का इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं डाल सकते हैं। आपका जो अकाउंट है वो चाहे फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, यूट्यूब अकाउंट हो, कुछ भी हो, वो बैन हो जाएगा उस अगर आपने ऐसी हरकतें की। दे विल हैव मैकेनिज्म्स टू ट्रेस दीज थिंग्स आउट, वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने डाल दिया, लेकिन अगले 5-10 मिनट में वो रिव्यू होकर बैन हो जाएगा। तो हर चीज़ जो आप डालते हैं सोशल नेटवर्किंग पे उसका भाई साहब रिव्यू होता है, ठीक है। दे कैन आइडेंटिफाई, दे हैव मैकेनिज्म्स टू आइडेंटिफाई ऑन सोशल नेटवर्किंग। ऐसा कोई बैठा नहीं हुआ है अच्छा वो ये डाला, ऐसा नहीं है। आपके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, आपके जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें ट्रिगर्स होते हैं। दे विल बेसिकली आइडेंटिफाई एनी अनवांटेड और अनरीजनेबल कंटेंट दैट इज गेटिंग अपलोडेड फ्रॉम एनी एंड एंड दे विल बेसिकली ब्लॉक इट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। चेक योर ग्रास्प, ओके। आंसर इन वन सेंटेंस, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंपॉर्टेंट एंड effective in today's modern age? In today's modern age, man-made satellites are an important and effective means of communication. How does remote sensing help in regional planning? Satellite images obtained by remote sensing facilitate study of resources. तो बहुत ऊपर कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर वहाँ पे जाकर हम एक्सकेवेशंस करके उन रिसोर्सेज का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। ऑन अर्थ सरफेस एंड हेल्प इन रीजनल प्लानिंग. The government of India has been developed these mobile apps which can be used on mobile phones. Bheem app, SBI Anywhere, state whether right or wrong and correct the wrong one. Through video conferencing we can talk to a single person at a time. No, we can talk to multiple people. जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग Zoom ऐप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप था, तो सारे स्टूडेंट्स लॉग इन होते थे, सारे स्टूडेंट्स से टीचर्स बात कर सकते हैं, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है ना. Wrong, we can talk to through video conferencing we can talk to many people at a time. The modern means of communication provide us facilities without any threats associated with them. So this is wrong. Okay, there are many threats associated with the modern means of communication. Okay, so modern means of communication provide us definitely facilities, but have a few threats like website email hacking, fraud, theft, attack, wars and terrorism associated with them. Newspapers are used for communication. इसको हम करेंगे कल. Thank you so much for your valuable time. एक मिनट रुक जाओ भाई साहब. Okay, transport or communication for other people. So we had finished the transport part. We are talking about the communication here. Communication हमारे लिए बहुत important है और communication में अगर कुछ problems होता है तो हमारे business को वो hit करेगा, ठीक है. So what are the modes of communication? So here we are going to study what are the modes of newspapers are used for communication. ठीक है, the exchange of information by speaking, writing or by using some kind of other medium is called communication. ठीक है, तो communication होता क्या है, आपका information का exchange. ठीक है, ये writing written format में हो सकता है, videos के format में हो सकता है. ठीक है, by speaking. ठीक है, podcast होते हैं आज की तारीख में. देखो podcast में आप समझ लो आप वीडियो नहीं देखना चाहते, ठीक है, मे बी इट इज हार्मफुल टू योर आइज. आप देखोगे गूगल में बहुत सारे पॉडकास्ट सीरीज अवेलेबल हैं. आप जाकर किसी चैप्टर को अगर सुनना चाहते हैं तो उस चैप्टर को आप सुन भी सकते हैं. सिर्फ वो जो नरेटर होगा उस चैप्टर को पूरा रीड आउट करेगा. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉडकास्ट. ठीक है, सो स्पीकिंग, राइटिंग और बाय यूजिंग सम अदर मीडियम, इसको अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन. ठीक है, न्यूज़पेपर्स आर रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आफ्टर द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, newspapers became one of the major tools to communicate an idea or a thought to the masses. तो जब ये प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व हुआ, पहले हमारा प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ था, ठीक है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व हुआ तो हम बहुत मास तरीके से पेपर्स को प्रिंट करने लगे एंड न्यूज़पेपर्स बिकेम वन ऑफ द. आज की तारीख में न्यूज़पेपर का कल्चर थोड़ा सा लुप्त प्राय कल्चर होता जा रहा है. ठीक है, पहले जैसे न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था. ठीक है, तो आज की तारीख में ये कम होता जा रहा है क्योंकि हमको अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग फॉर्मेट से इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है और लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन बटोरने की कोशिश नहीं करते हैं. लेकिन एक टाइम था जब न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था. ठीक है, इनफैक्ट हमारे स्कूलों में ऐसा प्रोग्राम होता था कि मतलब जैसे वो सुबह का आपका असेंबली होता है तो उसमें कोई जो है तो हेडलाइंस रीड आउट करता था. ठीक है, जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते थे वो जो हेड बॉय होगा या जो भी उस दिन ये करेगा वो उसको रीड आउट करेगा. सो इट वाज अ कल्चर इन आवर टाइम्स.
After the advent of the printing press, newspapers became one of the major tools to communicate an idea or thought to the masses. During the pre-independence era, the great leaders of our freedom struggle have extensively trusted the newspapers. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे एक न्यूज़पेपर का बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था द केसरी, देखिए द पंजाब, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे इवॉल्व हुए थे जिसमें फ्रीडम फाइटर्स लोग अपने इंटेंशंस को छापने लगे और इससे लोग इकट्ठा होने लगे, लोग बेसिकली एकत्रित होने लगे, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट अ नेशनल अवेकनिंग एंड इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियन पीपल। तो बहुत पुरातन समय से न्यूज़पेपर्स का प्रचलन है और ये न्यूज़पेपर्स बेसिकली बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन एक बंडल में आता है, ठीक है, और काफ़ी सस्ता भी आता है, अफोर्डेबल भी है, ठीक है। वैसे आज की तारीख में अगर आप किसी चाय की टपरी पे जाके 10-12 रुपए की चाय पी सकते हैं तो जनरली 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर तो खरीद ही सकते हैं, है ना। तो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। टुडे न्यूज़पेपर्स लेट अस नो अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग ग्लोबली थ्रू आउट द एडवर्टाइजमेंट्स दे कम्युनिकेट टू कंज्यूमर्स। आपको मालूम है इतना बंडल जो पेपर आता है, समझ लो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इतना मोटा सा एक बंडल आप खरीद रहे हो वो इतना सस्ते में क्यों आ रहा है आपको? हाँ, ताकि सब लोगों के पास पहुंचे। तो न्यूज़पेपर वाले लॉस में चल रहे होंगे फिर, तो इतना पेपर प्रिंट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर वाले लॉस में नहीं है। इतना सारा जो प्रिंटिंग होता है 5-6 रुपए में या 10 रुपए में आपको जो पूरा कॉपी मिल रहा है, ठीक है, अगर आप वैसे सिंपल पेपर्स भी खरीदने जाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और तो भाई साहब कितना बड़ा पेपर है वो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स आपको इसीलिए सस्ते में मिलते हैं क्योंकि ये रिसाइकिल्ड पेपर से बने होते हैं। रद्दी वाले आपसे न्यूज़पेपर का एक आप जब न्यूज़पेपर बेचते हैं तो वो आपको एक कॉस्ट देते हैं उसका, राइट, क्योंकि यही रिसाइकिल होता है, ये पेपर फिर से रिसाइकिल होगा इनटू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, वो फट जाता है फटाक से, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे एड्स होते हैं, ये एड्स जो है स्पॉन्सर्स लोग न्यूज़पेपर को पैसा देते हैं, ठीक है, तो इनसे इनकी कमाई होती है। तो आपको इतने सस्ते में इसलिए मिलता है क्योंकि एड वालों से इनको एक पैसा मिलता है और प्लस जो रीडर्स हैं उनसे पैसा मिलता है, ठीक है। ओके, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट्स दे कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर्स द लॉन्च ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट्स। इन दिस वे न्यूज़पेपर्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आपके न्यूज़पेपर्स के द्वारा होता है। एक्सप्लेन हाउ टीवी इज अ चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीविजन क्या है भाई साहब? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और बाय यूजिंग सम अदर मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कम्युनिकेशन। टुडे टेलीविजन और टीवी इज प्रेजेंट इन एवरी हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड में आपको मिल जाएगा। हेंस इफ एनी मैसेज हैज टू बी कन्वेड टू द एंटायर नेशन, टीवी इज श्योरली द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो टीवी तो भाई साहब आज की तारीख में किसी के घर में भी होता है। हमारे टाइम पे टीवी लॉन्च हुआ था, सो जब पहले टीवी आया तो मोहल्ले में जिन लोग के पास बहुत पैसा है उनके पास ही टीवी आया और पूरा मोहल्ला भर लोग वहाँ पे जाते थे देखने के लिए। और ऐसा आपका हर समय चैनल नहीं चलता था, चैनल का टाइम था 9 बजे से सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक, ये टाइम हुआ करता था। उसमें अगर कोई पिक्चर आती है तो सब मोहल्ले भर के लोग किसी घर पे बैठ के देख रहे हैं, ऐसा होता था, ठीक है। सो ये एक था न्यूज़पेपर। टीवी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे टीवी आता गया लोग इसको अफोर्ड करते गए, टीवी का प्राइस सस्ता होता गया और लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, ठीक है। टुडे टेलीविजन इज प्रेजेंट इन एवरी हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड में आपको मिल जाएगा। हेंस इफ एनी मैसेज हैज टू बी कन्वेड टू द एंटायर नेशन, टीवी आपका बेस्ट ऑप्शन है। जस्ट ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज ऑन द टेलीविजन which might take hardly a few seconds is sufficient to get the messages across to the complete nation, ठीक है। तो एक 5 मिनट का मैसेज या 2 मिनट का मैसेज ये पूरे नेशन तक पहुंच सकता है, ठीक है। If we divide the cost of that broadcasting with the total number of people who might have viewed it, the average cost of communication incurred per view will be negligible। आपने इस टर्म का नाम सुना होगा, टीआरपी, सुना है राइट? टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए है ये तो भाई साहब, ठीक है। टीआरपी में तो क्या होता है कि उस टाइम पे कितने लोग उसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको आ जाता है। कितने चैनल्स में, कितने घरों में उसको देखा जा रहा है, कितने आवर्स तक देखा गया है। तो जिस प्रोग्राम का टीआरपी रेटिंग होता है उतने ही एड्स उसको मिलते हैं, उतने ही उसके एड चैनल्स भी होते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा पेमेंट होता है उसका, ठीक है। सो इफ वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग किसी भी चीज को अगर ब्रॉडकास्ट करते हैं आप विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइट हैव व्यूड इट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन incurred per viewer will be negligible, एक negligible cost आएगा। Hence TV is a cheap means of communication, ठीक है।
तो टीवी एक बहुत चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से आप अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो एक इंटेलिजेंट सोर्स है। ओके, तो आपका भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन में आपका क्या क्या पढ़ा हमने, देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो गया, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस, ये हो गया आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई साहब, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रूट्स एंड मीन्स, मार्केट कहां तक है, डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ठीक है, ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा माल पहुंचाने के लिए, कॉस्ट कितना है, टाइम कितना लगेगा, एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भाई साहब क्या क्या, अगर सही ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को सॉलिड बनाया है तो आपका भाई साहब इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगा ही करेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट मेनली टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द रीजन, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, रीजन का भी। रिफॉर्म्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एनहांस द डायनामिसिटी ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन अ रीजन, ठीक है। तो भाई साहब फ्राइट मतलब गुड्स और पैसेंजर्स दोनों भी बहुत ज्यादा मूव होते हैं अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है तो, ठीक है। मैं कल किसी काम से मुंबई गया था और जनरली नवी मुंबई से अगर मुंबई आप जा रहे हैं बाई रोडवेज तो आपको नहीं करके 1.5-2 घंटा लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया सेतु बना है जिसका मतलब नया ब्रिज बना है जिसका नाम अटल सेतु है, उसमें मैं आधे घंटे में नवी मुंबई पहुँच गया मुंबई से। हालांकि उसका जो टोल कॉस्ट है वो 250 रुपये है फिलहाल अभी स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा। मतलब आप सोचिए मुंबई से एकदम सेंटर, मुंबई के सेंटर से आपको नवी मुंबई पहुंचने में एक ब्रिज है भाई साहब, वो 4 किलोमीटर का ब्रिज है, वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर के ब्रिज से आप आधे घंटे में भाई साहब मुंबई टच हो जाएंगे, पनवेल तक पहुंच गए, मतलब इधर से एंट्री होती है आपकी, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट इस तरह बढ़ रहा है। और आप जहाँ से मैं वहाँ पे जब मतलब उस अटल सेतु में मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ऐसे सब जुब ऐसे ब्रिज हैं भाई साहब, 7 ब्रिजेस हैं एक साथ उस एंट्री पॉइंट पे। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा फ्राइट और ट्रांसपोर्ट, और इतना स्मूथ रोड था, मतलब वहाँ पे ट्रक्स अलाउड नहीं है और वहाँ पे आपके उसको खोलो ना प्लीज़। तो उस रोड पे जो अटल सेतु है, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने उस पे गए हैं, बट इट्स अ रिमार्केबल थिंग, ठीक है। उसमें ट्रक्स अलाउड नहीं है, उसमें भाई साहब बसेस अलाउड नहीं है, उसमें आपके हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, HMVs अलाउड नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर्स अलाउड हैं। तो एकदम खाली रास्ता था, ठीक है। और आराम से मतलब आप उसमें लिखा भी हुआ है आप 100 की स्पीड पकड़ सकते हैं इसमें आराम से। बहुत ही अच्छा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाल ही में इसको डेवलप किया गया है। और ये एक कम्यूट टाइम को आपका मतलब वही मुंबई से जब नवी मुंबई में रोडवेज से आता था तो कम से कम मेरे को 2 घंटा लगता था, और वही आज मैं 1 घंटे सवा घंटे में टच कर रहा हूँ, ठीक है। सो 2-2.5 घंटे तो आराम से जाएंगे। और प्लस ट्रैफिक, उसमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, एकदम फटाफट, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर डेवलपिंग। रिफॉर्म्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एनहांस द डायनामिसिटी ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स डेवलप, तो इंडस्ट्रीज का और मार्केट्स का डेवलपमेंट होगा ही होगा अगर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे बड़ा बूस्ट या सबसे बड़ा जो बैकअप मिलता है वो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से, ठीक है। पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट सीन इन द फॉर्म ऑफ डेंस स्पेयर्स नेटवर्क। तो आपको बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप इंडिया का रेलवेज का मैप उठा लें, आपको भाई साहब देखिएगा कहां कहां से गया हुआ है, ये गूगल में भी आप जाकर देख सकते हैं। इंडिया का रेलवे का मैप अगर आप देखेंगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना डेंस नेटवर्क है, एक एक छोटे छोटे गांव को कनेक्ट करता हुआ नेटवर्क है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ स्पेयर्स नेटवर्क, इन सम प्लेसेस देयर आर नो ट्रांसपोर्ट रूट्स एट ऑल। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह जो है हमारे लिए अनरीचेबल होती हैं। अभी हिमालयज में आप कहाँ ही चल लोगे, या कोई बहुत डीप कोई खाड़ी है उसमें से कोई ब्रिज निकालना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी देयर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सटेंड्स ट्रेड एंड नेटवर्क, ट्रेड एंड नेटवर्क बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, ब्रिंग्स अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्री फटाफट बढ़ेगा, ठीक है। जितना आपका भाई साहब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा उतना ही इंडस्ट्री बढ़ेगा, फैक्ट्री भी बढ़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेड अवेलेबल, भाई इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, धंधा अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट अगर बिजनेस को इंकरेज करे तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, इंप्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी, यूटिलिटी ऑफ द साइट इंक्रीजेस। तो आपका जो साइट होगा मतलब एक जगह का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगेगा,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट, भाई देखो आज की तारीख में मैं आपको बोल रहा हूँ 15 साल पहले जो कामोठे था और आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसका एक मेजर फैक्टर है ये जो रोड्स बने हैं आपके, ये जो मतलब आपको इतने सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं ना भाई साहब, मैं जब आया था इतने सारे सेक्टर्स नहीं थे और गिने चुने बिल्डिंग्स थे, 3-4 बिल्डिंग्स आपको दिख रहे होते। लेकिन आज की तारीख में भाई साहब पूरा कामोठे जो है आपका कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ से रोड्स गए हैं आप अगर देखोगे, इधर से उधर से इधर से, तो ये रोड की कनेक्टिविटी ने प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी है। कहाँ पहले आज की तारीख में मतलब 15 साल पहले एक 2 BHK भाई साहब आपको 9.5-10 लाख में मिल रहा था, आज की तारीख में हाफ आर के भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है ना भाई साहब, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि पहले जब मैं आया था तब ये 2 स्टेशन नहीं थे, मतलब अगर आपको कामोठे आना है तो खारगर उतरना पड़ेगा या पनवेल उतरना पड़ेगा। दीज वे द ओनली थिंग्स, दीज वे द ओनली ऑप्शंस दैट यू हैड, ठीक है। लेकिन आज कामोठे आपको ये 2 स्टेशंस के माध्यम से पूरे कामोठे को तो कनेक्ट कर रहा है। आप देखोगे अगर दोनों स्टेशंस में आपको भाई साहब पार्किंग नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा गर्दी है। आप सोचिए इतने लोग जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा इन दोनों स्टेशन में पब्लिक खचाखच जा रही है, यूज़ कर रही है। सिर्फ ये आपके कामोठे के लोग ही नहीं हैं, कलमबोली से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कलमबोली में कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन्स का, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सोचिए इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी है, सिर्फ 2 स्टेशन क्या कर दिए, आपका खचाखच भर गया होगा, ठीक है। मतलब पार्किंग जो लॉट है उसमें तो जगह है ही नहीं, रास्ते भी भाई साहब आपके भरे पड़े हैं गाड़ियों से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, ठीक है। सो यूटिलिटी ऑफ द साइट इंक्रीजेस, तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू आज की तारीख में भाई साहब आपका एक 1 BHK यहाँ पे 45 लाख में सेल हो रहा है। 1 BHK 45 से 50 लाख में सेल हो रहा है। आप सोचिए किस तरह से प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन हुआ है। एंड वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर दिस अप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी इज द ट्रांसपोर्ट लिंक, ठीक है। ये आपका बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हाईवे से भी कनेक्ट होता है और जो यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी है, तो दोनों भी कनेक्शंस आपको हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द हाईवे, मेन हाईवे एज वेल एज द ट्रेन्स। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिफोर पीपल डिसाइड टू स्टे इन अ प्लेस, ठीक है। कोई भी जगह पे रहने के पहले लोग सोचते हैं कि भाई साहब कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम भाई साहब अपने आप को कैसे मूव करेंगे इस एरिया में, ठीक है। ओके, यूटिलिटी ऑफ द साइट इंक्रीजेस एड्स इन ओवरकमिंग स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब क्या होता है कि किसी जगह पे किसी चीज की कमी है, ठीक है। जैसे भाई साहब मैं जब कामोठे में आया था तो यहाँ पे स्कूल्स की कमी थी। एक वो स्कूल MUM स्कूल हुआ करता था, और ज़्यादा करके आपके पेरेंट्स जो लोग यहाँ पे ही पले बड़े हैं तो उन्होंने देखो बोला होगा कि हमने सुधागढ़ से पढ़ा है। कलमबोली में एक सुधागढ़ स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, बहुत सारे पेरेंट्स लोगों ने वहाँ से पढ़ाई की होगी, तो वहाँ तक जाना पड़ता था, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब खचाखच स्कूल्स आपके भरे पड़े हैं, ठीक है। सो ये क्यों हो गया है भाई साहब, यूटिलिटी एड्स इन ओवर, तो स्केर्सिटी किसी चीज़ की कमी वो पूरी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ये जब होता है तो कोई चीज़ की अगर कमी रहती है वो पूरी होने लगती है, ठीक है। पहले भाई साहब एक मार्केट था, फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी 2, आप भी आज देखोगे भाई साहब कामोठे में ऐसे 3-4 मार्केट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको भाजी, मीट, फिशेस ये सब मिल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग, स्केर्सिटी नहीं रहा अभी, ठीक है। कॉजेज अ डिक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस, तो होता क्या है, देखो समझ लो कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में हो रहा है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा बन गया तो यहाँ पे भी वही गुड्स मिलने लगेंगे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो आप देखोगे कि जितने भी मार्केट में आपको चीज़ें मिल रही हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स जो आपको मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुए हों, ठीक है, वो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है बोल के आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज, तो रीजनल इम्बैलेंस को ये कवर करता है। बूस्ट इन टूरिज्म डेवलपमेंट, तो टूरिज्म डेवलपमेंट तो होगा ही, आपके जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा दे विल नॉट कम, चाहे वो इंडिया के टूरिस्ट हो चाहे बाहर के टूरिस्ट हो। कोई भी अगर अपना वेकेशन एंजॉय करने आ रहा है तो उसको असुविधा नहीं चाहिए, उसको टेंशन नहीं चाहिए, अरे भाई साहब खड़े हुए 4 घंटे से बस आएगी फिर हम जाएंगे, ऐसा किसी को भी नहीं चाहिए, राइट। एटलीस्ट वेकेशन मोड में नहीं चाहिए। हाँ आप कहीं मतलब काम पे जा रहे हैं, कहीं फंस गए वो अलग बात है, ट्रैफिक जाम हो गया वो अलग बात है, लेकिन वेकेशन सब लोग पीसफुली अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा संसाधन है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट इज देयर विच बूस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, ग्रीन कॉरिडोर, द ऑर्गन्स दैट डोनेटेड बाय डेड पर्सन, तो ये ग्रीन कॉरिडोर मतलब क्या है कि डेड पर्सन, अब के जो ऑर्गन डोनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद लोग अपनी आंखें डोनेट करके जाते हैं,
अपने किडनीज को डोनेट करके जाते हैं, कोई कोई अपना हार्ट और लिवर भी डोनेट करके जाता है। सो देयर आर सम डोनेटेबल ऑर्गन्स, ठीक है। और इन ऑर्गन्स को मृत शरीर से निकालने के बाद जो जीवित शरीर है उसमें एक टाइम में पहुंचाना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अभी भाई साहब लिस्ट बनती है, समझ लो मेरा किडनी खराब है, राइट, तो आई एम इन नीड ऑफ अ किडनी, अदरवाइज आई हैव टू रेगुलरली गो फॉर डायलिसिस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। अभी ऐसे बहुत मतलब लिस्ट रहेगा, मेरा लिस्ट में शायद 50वें नंबर पे मेरा नाम है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 50वें नंबर पे नाम है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे, तो अभी जो लोग डोनर्स लिस्ट हैं उनकी भी एक लिस्ट होती है, ठीक है, और एक्सेप्टर्स लिस्ट होती है। तो डोनर में कोई मर गया तो अभी ये किडनी जाएगा पहले वाले को, पहला वाला, अगर पहला वाला अवेलेबल नहीं है तो दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, ठीक है। लेकिन ऐसा चलता रहेगा, फिर मेरा नंबर आएगा, समझ में आ रहा है, जैसे जैसे इधर मरेंगे वैसे वैसे इधर ऊपर जाती रहेगी लिस्ट, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट बेसिकली एक मतलब ये ऑपरेट होता है। वैसे ही आई डोनर्स की भी लिस्ट है, आई एक्सेप्टर्स की भी लिस्ट है, वैसे ही आपका हार्ट, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि जैसे ही इस इंसान की डेथ होती है तो फटाफट मतलब उसके पास कार्ड होता है तो सूचित किया जाता है कि द पर्सन हैज़ एक्सपायर्ड। तो जैसे ही वैसे उस इंसान की डेथ होती है तो फटाफट, तो इसीलिए देखो रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी आप हॉस्पिटल में आप एडमिट कराते हैं अपने आप को तो देयर इज अ रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन में पता चलता है कि दैट पर्सन हैज़ बेसिकली डोनेटेड एन ऑर्गन। और जैसे ही ये सूचना जाती है फटाफट से, मतलब जो डोनर होगा उसको या तो यहाँ पे लाया जाएगा इस हॉस्पिटल में, या तो इस ऑर्गन को वहाँ पे लाया जाएगा, इनके ऑर्गन को। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आपका ट्रांसपोर्ट टाइम बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट टाइम हैज़ टू बी एट लीस्ट एज पॉसिबल, और इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर है, ठीक है। द ऑर्गन डोनेटेड बाय अ डेड पर्सन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ डोनर्स लोकेशन टू द रिसीवर अर्जेंटली, ठीक है। फॉर दिस ऑर्गन ट्रांसपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ रूट आर क्लियर्ड ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। अगर आप देखोगे एम्बुलेंस इतनी जोर से, भाई साहब एम्बुलेंस को ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोक सकती है, ठीक है, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर सिचुएशन हो, तो उनको रास्ता देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो उनके लिए टोल नहीं होता है। सो एम्बुलेंस एक इमरजेंसी सर्विस है, तो इसके लिए सारे रूट्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर कोई ऑर्गन डोनेशन हो रहा है, कभी कभी जिस रूट से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल किसी की किडनी को ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पे जितने भी ट्रैफिक पुलिस होंगे उनको भाई साहब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ये गाड़ी पास होनी चाहिए, ये गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, आप कैसा भी करके ट्रैफिक क्लियर करा के दो, इस गाड़ी को जाना है वहाँ तक, ठीक है, बिकॉज एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन कॉरिडोर, इसको अपन बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। सो ग्रीन कॉरिडोर क्या हो गया, जब कोई इंसान मर जाता है उसके ऑर्गन्स को डोनर से एक्सेप्टर तक पहुंचाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स का क्लियरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। दिस हैज टू बी डन इन एन अर्जेंसी बेसिस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, अदरवाइज उसका ऑर्गन देना बेकार हो जाएगा। अभी आप सोचो कि कोई अगर मर गया है, अभी उसके परिवार वाले इकट्ठा हैं, शोक मना रहे हैं, जो भी हैं, ठीक है, और उसमें डॉक्टर उसकी आंख निकाल रहा है या उसकी किडनी निकाल रहा है, एक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर निकाल रहा है क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा ये थी, ठीक है, अगर उसका ये इन चीज़ों को निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी लास्ट विश ये थी, चलो कर भी दिया, लेकिन अगर जो इंसान को ये लगना चाहिए उस इंसान तक ये टाइम पे नहीं पहुंचा तो बेकार हो जाएगा ना। इट इज़ लाइक प्लेइंग विद इमोशंस, ठीक है। सो दैट विल बी अ क्रूशियल थिंग, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे पहुंचे, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। सो इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किए गए। रोल ऑन रोल ऑफ आपको समझा चुका हूं मैं कि ऐसे रेलवे ट्रैक होते हैं जहां पे कभी कभी आप जैसे भाईकला अगर गए होंगे तो भाईकला के थोड़ा बाहर आप देखोगे ऐसे रोड में आपको रेलवे लाइन्स दिखेंगे, 2-4 रोड में। ये रेलवे लाइन्स क्या होते हैं, गुड्स लेकर आते हैं, और इनके भाई साहब वेयर हाउसेज मतलब बड़े बड़े ऐसे यूनिट्स होते हैं जहाँ पे गुड्स की अनलोडिंग होती है, ठीक है। तो ये रेलवे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे मालगाड़ियाँ आती हैं और गुड्स का, तो ये रोल ऑन रोल ऑफ है, मतलब आपके ट्रक्स वहां तक ही आएंगे जहां तक रेलवे आ रहा हो, और वहां से अनलोड होके भाई साहब आगे जहां तक इनको पहुंचाना है, ठीक है। सो दिस इज तो फर्स्ट इट वाज स्टार्टेड बाय कोंकण रेलवेज इन इंडिया। कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू मोबाइल्स, वॉचिंग प्रोग्राम्स ऑन टीवी, गेटिंग अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, ये इसको पॉसिबल बनाता है। अभी जैसे मछुआरे हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये अपने जान को रिस्क पे जाकर सी में से फिश उठाते हैं,
लेकिन अगर सी में कोई स्टॉर्म आ रहा हो या साइक्लोन आ रहा हो, इसका इन्फॉर्मेशन को ना मिले तो काफ़ी सारे मछुआरों की जानें जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमको भाई साहब सैटेलाइट इमेजिंग से ये पता चल जाता है कि मौसम खराब होने वाला है, सो बेटर टेक प्रिकॉशंस और डोंट गो एट टुडे। Satellite images obtained by remote sensing facilities, study of resources of the Earth's surface, help in regional planning. तो इससे भाई साहब रीजनल प्लानिंग प्रॉपरली होती है। यूज ऑफ कम्युनिकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर एक्सेट्रा। पहले थोड़ा जब ये आपके ऑनलाइन पेमेंट्स आए थे तो हर पेमेंट के पीछे आपका एक सरचार्ज लगता था, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने अगर 100 रुपये का पेमेंट किया किसी को, उस पर 1 रुपये का फीस लगता था, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इसको निःशुल्क कर दिया है। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे आप बेधड़क कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंकरेज मोर मीन्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे करप्शन कम होगा। आप अंडर द टेबल किसको कितना पैसा दे रहे हैं वो हमको क्या मालूम, लेकिन जैसे ही आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं या जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली उस बंदे के बैंक अकाउंट में जाता है, जो ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। सो इससे करप्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 5 से 7 साल बाद आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, बिकॉज यू वुड नॉट नीड इट, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करेंगे। द गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू अचीव दिस। इट्स टाइम टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एज स्मूथ एज पॉसिबल, ठीक है, विथ नो चार्जेस एट ऑल। जितना ज़्यादा आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगा उतना ज़्यादा, मतलब आप समझिए, अगर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा किसी भी रीज़न से, आपकी गाड़ी में पीयूसी नहीं है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, जो भी रीज़न हो, और आप उस पुलिस वाले को पैसा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फंस जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कहाँ से आया, क्यों किया, 100 रुपये किसने दिए, 200 रुपये किसने दिए, ठीक है, तो ये फंस जाएगा क्योंकि उसके बैंक में दिखाएगा वो। सो इट इज़, वो आपको कैश ही देना पड़ेगा। सो जितने भी आपके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ज़्यादा करके वो कैश में होते हैं, और इसी चीज़ को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इंकरेज कर रही है, ठीक है। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी कैन पे वेरियस बिल्स, सेल, बाय एंड कैरी आउट सच ट्रांजैक्शंस। सो हम बहुत सारे बिल्स पे कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और सारे ट्रांजैक्शंस। वीडियो कॉलिंग इज अवेलेबल नाउ, ठीक है, आज की तारीख में वीडियो कॉलिंग भी अवेलेबल है। इसको जरा सोच समझ के किया करो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वीडियो कॉल्स आते हैं। अरे भाई साहब, इंसान किस सिचुएशन में है, वो पॉटी कर रहा होगा और तुम उसको वीडियो कॉल कर रहे हो, अरे पूछ तो लो कि भाई वीडियो कॉल करें क्या, ठीक है। सो आज की तारीख में क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और लोग फटाफट से मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक इंसान को पूछ लेना ज़रूरी है बिफोर, जितना भी आपका क्लोज वो क्यों ना हो, बट दैट पर्सन हैज़ टू बी आस्क्ड फर्स्ट, ठीक है। सो एक मैसेज करके पूछ लेना बनता है। वीडियो कॉलिंग, आज की तारीख में वीडियो कॉलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं, ठीक है। कोई कहाँ होगा और बोल रहा होगा मैं यहाँ हूँ, चल वीडियो कॉल करके बता कहाँ है तू, ठीक है। तो ऐसा होता है, ओके। थ्रेट्स दैट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्रेट्स लाइक थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फ्रॉड्स। तो जैसे 10th में कोई था इनके ही बैच में, तो उसका एग्ज़ाम था और वो देने नहीं आया, तो इन लोगों ने, उसके दोस्त लोगों ने मुझे बोला कि अरे सर वो तो क्या कहते हैं, किधर गया है, साइबर कैफ़े में बैठा हुआ है, वो तो मस्त गेम्स खेल रहा है। मैंने भी ग्रुप में डाल दिया, इफ़ यू आर इन द साइबर कैफ़े प्लीज़ लॉग ऑफ एंड कम। सर आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं घर पे ही हूँ ऐसा बोल रहा है वो, प्रूफ दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो कॉल की फैसिलिटी आज की तारीख में अवेलेबल है, विच मेक्स यू कनेक्ट टू पीपल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्रेट लाइक थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, अटैकिंग इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एक्सेट्रा अराइज। ये एक भाई साहब एक प्रॉब्लम है और इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट कर्व करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे बहुत सारे तरीक़ों से जागरूकता फैलाई जा रही है कि OTP आए तो उसको शेयर ना करें, ठीक है, और कोई ऐसे वेबसाइट पे जाकर पेमेंट करने की कोशिश ना करें जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। जो आपके सिक्योर्ड वेबसाइट्स होंगे वो बैंक उनको ऑथोराइज़ करेगी। जैसे रेजर पे एक है, तो ये सिक्योर्ड वेबसाइट है तो बैंक शायद उसको ऑथोराइज़ करेगी, लेकिन दूसरे को ऑथोराइज़ नहीं करेगी। अनऑथोराइज्ड पेमेंट गेटवे से किसी को पेमेंट ना करें। तो ये सारी तमाम चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। थ्रेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको जाता है। इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं। अटैकिंग इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप अटैक कर सकते हैं, मैलवेयर डाल सकते हैं, उसको पूरा डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी। एवरीथिंग कम्स विद अ डिसएडवांटेज एज वेल। मेरिट होता है तो उसका डीमेरिट भी होगा,
ठीक है, क्योंकि लोग पहले लूप होल्स को निकालेंगे। ठीक है, चलो समझा कि ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम क्या झोल कर सकते हैं, कैसे किसी कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये तरह की चीज़ें होती है। अभी तो भाई साहब AI आ गया है, समझ लीजिए आपने मेरे वॉइस को रिकॉर्ड किया, आप मेरे वॉइस को रिकॉर्ड करके मुझसे कुछ भी बुलवा सकते हैं AI से, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को आए हैं कि लेट्स से अमित के पापा का वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। अभी अचानक अमित कहीं पे रहेगा, मोबाइल पे अचानक से उसको कॉल आएगा एक अननोन नंबर से, हाँ बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, ज़रा जल्दी आओ और कुछ पैसे लेकर आना। अभी अमित क्या करेगा, उसके पापा के वॉइस की तरह ही उसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वो फटाफट जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उस जगह पे कुछ भी हादसा नहीं हुआ है। ऐसे ही AI से इनके पापा का वॉइस कैप्चर हुआ है और अभी हम उसमें एंट्री मारे कि ये सब बोलना है। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, तो थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। ठीक है, अननोन नंबर से अगर आपके पेरेंट्स का वॉइस आ रहा हो, डोंट गेट कैरिड अवे। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बाकायदा कॉल कीजिए और पूछने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डोंट गेट कैरिड अवे। कहीं से भी अगर कोई कॉल आ रहा होगा और वो आपके किसी रिश्तेदार के वॉइस में आ रहा होगा, प्लीज़ सीक इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। ठीक है, गेटिंग योर सेल्फ इन अ पैनिक मोड इज गोइंग टू गेट यू नो वेयर। ठीक है, लेकिन मेकिंग अ रैशनल डिसीजन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, precautions that should be taken, we should not reveal our information before ensuring safety। हमको अपना इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहिए, खासकर लड़कियों को अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं देना चाहिए कहीं भी। ठीक है, इट शुड नॉट बी एक्चुअली गिवन। वी शुड नॉट पुट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का पास आउट होना बहुत खतरनाक हो सकता है, so we should be avoiding these things। Okay, so that basically completes your chapter